तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द गेट ऑफ मिस्टिक रियलम एपिसोड 1 2 3 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग कर। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि अंतरिक्ष से कोई मेट्रॉइड जैसी चीज आकर तियानीवन एरा में एक समुद्र के अंदर गिरी थी और उस चीज के समुद्र में गिरने की वजह से इतनी बड़ी सुनामी आई थी कि वहां पर कई सारे लोग मारे गए। और इस घटना के बीते हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है और इसी के साथ हमें एक कैरेस को दिखाया जाता है जो जल्दी से जिन फैमिली में पहुंचते हैं और इसके अंदर से कुछ लोग एक यंग मास्टर को निकाल कर कहते हैं जल्दी से यंग मास्टर को फैमिली के अंदर लेकर चलो। यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा घायल है और गैस हमें उस यंग मास्टर की बॉडी पर एक अजीब से मार्क को दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर्स होते हैं वो जल्दी उस यंग मास्टर का इलाज करने के लिए अंदर जा रहे होते हैं। तभी गैस हमें उस यंग मास्टर की बीवी को दिखाया जाता है जिसका नाम है सूजिन। साथ ही साथ उसकी एक लड़की भी होती है और वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है। तभी वहां से एक डॉक्टर बाहर निकलता है तो वहां पर जो सूजिन होती है उस डॉक्टर के पास आकर पूछती है कि भाई क्या हुआ। तो वहां पर जो डॉक्टर होता है वह कहता है कि मिस हम उसे नहीं बचा पाए। ये बात सुनने के बाद सूजिन काफी ज्यादा रोने लगती और इसी के साथ हमें जिन फैमिली के एक हॉल में सीन शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पर हमें उन तीनों गार्ड्स को दिखाया जाता है जो यंग मास्टर के साथ गए होते हैं और गैस उस यंग मास्टर का नाम होता है शीटोंग। और उसी के साथ पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि यंग मास्टर शीटोंग के साथ क्या हुआ था। तो तीनों गार्ड्स भी डरते बताते हैं कि जो यंग मास्टर शीटोंग थे वो बिना परमिशन के बॉर्डर क्रॉस कर उस फॉरबिडन एरिया में चले गए थे। हमने रोकने की कोशिश की बट वो नहीं माने और जब वो वापस आए तो वो काफी ज्यादा घायल थे। तभी फिर से आवाज आती है क्या तभी से शीटोंग की बॉडी पर वो मार्क था। तो वहां पर वो गार्ड्स भी कहते हैं हाँ जब यंग मास्टर वहां से लौटे तो वो काफी ज्यादा घायल थे और तभी से उनकी बॉडी पर वो मार्क था। तो फिर से आवाज आती है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो गार्ड जैसे निकलने वाले होते हैं पीछे से एक बंदा था और उन्हें वहीं पर खत्म कर देता है। और इसी के साथ हमें जिन फैमिली की मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जिन फैमिली का लीडर होता है वह कहता है सेवन सिस्टर क्या तुम चाहती हो कि जो क्विंग लॉन्ग पिल है मैं उस शीटोंग के बेटे को दे दूं। भाई वो तुम्हारा हस्बैंड जरूर था और वो हमारे जिन फैमिली के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर भी था और शीटोंग का वो जो बेटा है वो भाई तुम्हारा भी बेटा नहीं है। तो वहां पर गैस हमें सूसिन को दिखाया जाता है। सूसिन भी बोलती है हाँ मानती हूँ मैं शीटोंग की पत्नी हूँ और जो शीटोंग का वो बेटा है वो मेरा बेटा नहीं है बल्कि मेरी सौतन का बेटा है यानी मैं उसकी स्टेप मॉम हुई पर फिर भी वो शीटोंग का बेटा है और शीटोंग ने हमारी फैमिली के लिए जो किया वो बहुत ही ज्यादा हाई है। और भूलिए मत है शीटोंग की वजह से हमारी जो जिन फैमिली वो इस फैंग सिटी में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन पाई है। अगर वो नहीं होता तो हमारी फैमिली इतनी ज्यादा नीचे होती ना। साथ ही साथ है शीटोंग ने उस पिल को अर्न किया है ना ही कोई उसे भीख में दे रहा। हमारे एंसेस्टर ने भी डिसाइड किया था कि भाई शीटोंग को वो पिल दे दी जाएगी बट शीटोंग मर चुका है तो क्विंग लॉन्ग पिल पर उसके बेटे का अधिकार होता है। ये बात सुनने के बाद जिन फैमिली के हेड को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी गैस वहां पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कहता है अरे एल्डर ब्रदर शांत हो जाइए यहाँ पर हमारे एंसेस्टर का ऑर्डर आया है कि जो क्विंग लॉन्ग पिल है वह शीटोंग के बेटे को दी तो जरूर जाएगी बट उससे पहले अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और ये बात सुनने के बाद वहां पर सीजन होती है वह कहती है फिफ्थ ब्रदर आपका धन्यवाद है। और फिर वो हाल से बाहर निकलती है और कहती है अंकल सिंह जल्दी से एक स्ट्रॉन्ग बंदों का ग्रुप बनाइए और तुरंत हमें शीटोंग के बेटे को वहां से वापस सही सलामत लाना होगा। और फिर गाइस से हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें एक झोपड़ी वाले घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाइस हमें दो छोटे लड़कों का सीन दिखाया जाता है। वो लोग सूखी हुई मछलियों को इकट्ठा कर रहे होते हैं तभी उन्हीं में से एक सूखी हुई मछली को निकालकर वो खा लेता है। तभी वहां पर एक छोटी सी लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मेई और वो चिल्ला कर कहती है कि मम्मी जल्दी से आइए यहाँ पर जो भैया है वो मछली खा रहे हैं सूखी हुई। इस आवाज को सुनने के बाद उन लोग की जो मम्मी होती है वो कमरे से बाहर निकलते और कहती है क्या फिर से सियाओ मछलियों को खा रहा है सूखी हुई। भाई तुरंत वो जाती है लेकिन वो जो सियाओ होता है वो तुरंत सीमो के पीछे छुप जाता है। तो वहां पर जो सीमो होता है वह कहता है अरे आंटी शांत हो जाए यहाँ पर एक ही तो खाई है। तो वहां पर जो आंटी होती है वह कहती है हाँ सीमो चलो तुम बोल रहे हो तो बट इसको तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। फिर गैस वहां पर ऐसे हंसी खेल वाला माहौल बन जाता है। फिर गैस जो तीनों बच्चे होते हैं वो तुरंत समुद्र की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो लोग मछली पकड़ सके। और फिर गाइस हमें समुद्र का सीन दिखाया जाता है। तो गाइस वहां पर जो सीमो होता है वो सियाओ से बोलता है कि भाई जो भी सबसे ज्यादा मछली पकड़ेगा वो कैप्टन बनेगा। और इसी के साथ वो लोग समुद्र के अंदर चले जाते हैं और अपने हथियार का यूज करते हुए मछलियों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। वहां पर शार्क उर्क आ जाती है थोड़ा सा एडवेंचर भी हो जाता है। और फिर वहां पर सियाओ होता है वह कहता है सीमू चलो चलते हमने बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर ली है। तो वहां पर जो सीमू होता है वह कहता है हाँ भाई चलते हैं। सीमू ऊपर जा रहा होता है तभी उसे एक अजीब
सी आवाज आती है कि प्लीज प्लीज हेल्प मी। वहाँ पर जो सीमू होता है वह कहता है मुझे कौन बुला रहा है, और वो पीछे देखता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ पहले ही पहुंच जाता है। तो उसकी बहन में ही पूछती है कि जियाओ अरे सीमू कहाँ है? तो जियाओ कहता है वो तो मेरे पीछे था ना, कहाँ पर चला गया, डूब तो नहीं गया? अरे भाई क्या मुसीबत है। फिर गाइस हमें सीमू का सीन दिखाया जाता है। सीमू एक अजीब से बड़े से स्नेल के पास पहुंच चुका होता है। वहां पर सीमू होता है वह कहता है भाई इतना बड़ा सा ये चीज क्या है, कोई इसके अंदर डीमन हुमन तो नहीं है? इसलिए वो डिसाइड करता है कि भाई वो इस चीज से दूर ही रहेगा और वो वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से उस चीज के अंदर से काली रोशनी निकलती है जो सीधे सीमू के अंदर जाने लगती है। सीमू को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। तभी अचानक से जो सीमू होता है उसकी आंखें व्हाइट हो जाती हैं और फिर से हमें उस स्नेल के अंदर एक अजीब सी लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है प्लीज हेल्प मी। वहां पर जो सीमू होता है वह तुरंत अपने हथियार का यूज करते हुए वह उस चीज को आजाद करने लगता है। वहाँ पर जो सीमू होता है वो पूरी ताकत लगा देता है और उस स्नेल को उस पत्थर के नीचे से निकालने लगता है। लड़की भी कहती है हाँ ऐसे चलते रहो प्लीज मुझे बचा लो। वहाँ पर जो सीमू होता है वो पूरी ताकत लगा देता है और उस चीज को फाइनली वहाँ से आजाद कर देता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल लाइट शॉट्स रिलीज होती हैं। और वहाँ पर जो सीमू होता है वह समुद्र के अंदर काफी ज्यादा समस्या होता है जिसकी वजह से वह तुरंत उसके मुंह में पानी होने आ जाता है और वह डूबने लगता है। बट वह मिस्टीरियस लड़की सीमू का हाथ पकड़ती है और फिर यहाँ से सीन ब्लैक आउट हो जाता है। और फिर हमें एक अजीब से दृश्य को दिखाया जाता है जहां पर जो सीमू के फादर होते हैं वो सीमू को और सीमू की मदर को छोड़कर जा रहे होते हैं। जहां पर छोटा सीमू कहता है फादर आप प्लीज मेरे को छोड़कर मत जाइए, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। बट सीमू के फादर नहीं रुकते। वहां पर जो छोटा सीमू होता है वो अपनी मम्मी से पूछता है फादर क्या वापस आएंगे मम्मी? बट उसकी मम्मी कोई जवाब नहीं देती है। इस नजारे को देखने के बाद सीमू भी काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और कहता फादर। और इसी के साथ गाइस हमें सीमू को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुलती है और वह देखता है कि उसे एक लड़की ऊपर लेकर जा रही होती है। और फिर गाइस हमें उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो सीमू के पेट पर ऐसे मार रहे होते हैं कि भाई सीमू उठे। तो वहां पर जो सीमू होता है वह उठता है, तुरंत उसके मुंह से पानी सारा निकल जाता है। वहां पर जो सीमू होता है वह तुरंत अपने हाथ में एक मोती को देखता है और मोती को देखकर याद आ जाता है कि उसे एक लड़की ने बचाया था। तो पूछता है अरे वो लड़की कहाँ पर है? तो वहां पर सियाओ कहता है भाई तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो चुका है? कौन सी लड़की? कोई भी तो लड़की यहाँ पर मौजूद नहीं है भाई, तू पागल होगल तो नहीं हो चुका है? तो वहां पर जो सीमू होता है वह कहता है रहने दो शायद मेरा सपना होगा। और फिर वहां पर जो तीनों बच्चे होते हैं वो खेलते खेलते अपने घर वापस आ जाते हैं। जहां पर वो लोग जैसे ही घर के अंदर एंट्री करते हैं वो लोग देखते हैं कि सारी चीजें बिखरी हुई है। तो वहां पर जो सीमू होता है वह कहता है भाई यहाँ पर एक अजीब सी स्मेल फैली हुई है। जो जियाओ होता है वह देखता है कि जो उसके फादर है वो टीक लगाकर बैठे हुए हैं। तो जियाओ जाता है और कहता है फादर क्या हुआ? जैसे वो अपने फादर को टच करता है उनके फादर की बॉडी तुरंत वहीं पर जमीन पर गिर जाती है और उसके अंदर से खून ही खून निकलने लगता है। इस नजारे को देखकर जियाओ काफी ज्यादा हिल जाता है। मेई तो रोने लगती है। तो वहां पर जो सीमू होता है वो मेई को शांत कराता और कहता है सावधान रहो। और इसी के साथ है वहां पर जियाओ होता है कि मदर अंदर ही है। और फिर वो लोग ध्यान से जाकर खिड़की से अंदर ताकते हैं। अंदर जैसे वो ताकते एक अजीब सा मास्क वाला बंदा होता है जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन वो बंदा तुरंत अपनी पर्स का यूज करते हुए उन्हें अंदर खींच लेता है और धमाका होता है। और फिर वहां पर जो सीमू होता है वो अपनी आंखें खोलता है और फिर वहां पर जो सीमू होता है वो अपने सामने देखता है एक असैसियन है आंटी के गले पर तलवार रखा होता है। तो वहां पर जो सीमू होता है वह कहता है हे आंटी को छोड़ दे, तू क्या चाहता है? असैसियन उन्हें घूर कर देखता है। इस बात से जियाओ को गुस्सा आता है और वह सीधे उस असैसियन को मारने जाने वाला था बट तुरंत सीमू से पकड़ लेता है। वो जो असैसियन होता है वह उन लोग की तरफ देख कर कहता है कि कौन है सीमू? तो वहां पर सभी लोग सीमू की तरफ देखते हैं तो असैसियन समझ जाता है और वह तुरंत सीमू की आंटी को वहीं पर चांद से मार देता है। सीमू की आंटी कहती है भागो यहाँ से। इस चीज को देखने के बाद वहां पर जो जियाओ होता है वह कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और सीधे ही वह सीमू को धक्का देकर अपने हथियार के साथ सीधे उस असैसियन पर अटैक करता है। लेकिन वो बंदा उसके अटैक को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर अपनी स्वॉर्ड से उसकी छाती में मारकर तुरंत उसे पीछे ढकेल देता है। और हमें दिखाया जाता है जो जियाओ होता है वो भी मर जाता है। इस नजारे को देखने के बाद वहां पर सीमू काफी ज्यादा हिल जाता है और वह तुरंत मेई को अपने पास छिपा लेता है और डर के मारे कोने में दबकने लगता है। लेकिन वो जो असैसियन होता है उन्हें घूर कर देखता है और तुरंत मेई को उसके हाथों से छुड़ा लेता है और तुरंत उसके सामने घुटने पर बैठा देता है। वहां पर जो सीमू होता है वह कहता है मेई को छोड़ दे। बट वो जो असैसियन होता है वो मेई को भी किल कर देता है और मेई भी सीमू के सामने मारी जाती है। और इन सभी को देखने के बाद वहां पर जो सीमू होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सीमू भी कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और सीधे उस असैसियन पर अटैक करता है। लेकिन जो असैसियन होता है वो सीमू को भी वहीं पर जान से मार देता है और कहता है औकात में बच्चे
और मिशन कंप्लीट हो गया मेरा। और वह फिर पूरे घर को आग लगा देता है। वहाँ पर जो सीमू होता है वह कहता है मैं मरने वाला हूँ। तभी जो सीमू के पास मोती था वो गिरता और सीधे ही चमकने हुए सीमू की बॉडी के अंदर चला जाता है और सीमू के अंदर जितने भी इंटरनल इंजरीज थी उसे हील करने लगता है, साथ ही साथ उसकी मेरिडियंस को भी एक्टिवेट करने लगता है। और इसी के साथ हमें जलते हुए घर को दिखाया जाता है और शाम हो जाती है, जहां पर शूजिन के भेजे हुए अंकल जिन और उनके बंदे पहुंच जाते हैं। जहां पर अंकल जिन कहते हैं लगता है बहुत ही लेट हो चुका है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है अरे अंकल जिन वो देखिए वहां पर कुछ चमक रहा है। तो सारे लोग दौड़ते दौड़ते जाते और वो वहां पर सीमू को पाते हैं। सीमू को चोटें वोटें लगी हुई थी। वो लोग कहते जल्दी से इसका इलाज करो और वो लोग इलाज उलाज कर तुरंत उसे कैरेज में बैठा देते और बातें करते हैं। यहाँ पर 7th यंग मास्टर शीटोंग का सन काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है। फिर गाइस हमें सीमू के सपने को दिखाया जाता है, जहाँ पर अंकल आंटी जियाओ में ये सारे लोग सीमू को खाने के लिए बुला रहे होते हैं। सीमू दौड़ता हुआ अंदर जाता है, जहाँ पर फिर सारी चीजें डाक डाट हो जाती है और कहते हैं तुम्हारी वजह से हम लोग खत्म हो चुके हैं। तभी गाइस वहाँ पर जो सीमू होता है वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है नहीं। तभी उसके बगल में एक छोटी सी लड़की बैठी होती है और वह कहती है कि मम्मी सीमू जाग चुका है। और इसी के साथ जो सीमू होता है वह कहता है अरे मैं कहाँ पर हूँ। तो वहाँ पर शूसियान की आवाज आती है कि तुम इस समय फैंग सिटी के जिन मेंशन में मौजूद हो और ये मेंशन तुम्हारे फादर द्वारा छोड़ा गया था। और मैं तुम्हारी स्टेप मदर सुसिन हो और तुम्हारी ये छोटी बहन है जिन युआन है। और जिस मेंशन में अभी तुम मौजूद हो ये सारा तुम्हारे फादर द्वारा छोड़ा गया था और ये सब अब तुम्हारा है। और सुसिन ये बताती है कि तुम्हारे जो फादर हैं वो पहले ही मर चुके हैं। तो वहाँ पर जो शीमू होता है वह कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे वापस भेज दो। मेरे फादर मुझे और मेरी मदर को छोड़कर वहाँ पर चले गए थे, तो मुझे उनकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे वापस भेज दो। तो वहाँ पर जो सुसिन होती है वह कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस हालत में सर्वाइव कर पाओगे। और फिर वहाँ पर शीमू को विजन्स आने लगते हैं कि किस तरह से उसके साथी मारे गए थे। वहाँ पर जो सुसिन होती है वह कहती है देखो शीमू अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि तुम ये सब छोड़कर चले जाओ और कहीं भी टपका दिए जाओ। और दूसरा रास्ता ये है कि तुम एक कल्टीवेटर बनो। और यहाँ पर कल्टीवेटर में स्पेशली वॉरियर कल्टीवेटर इसमें बहुत सारे लेवल्स आते हैं, जिनमें पहला आता है बॉडी टेम्परिंग स्टेज, दूसरा स्टेज आता है हाउटियन और सबसे ऊपर जो आता है वो सैंड डिवाइन रैंक आता है। और ऐसे गाइस बहुत सारी कल्टीवेशन लेवल के बारे में हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है और वह कहती है कि कल्टीवेशन सीखो, पावर्स बढ़ाओ और जिन लोगों ने तुम्हारे दोस्तों के साथ वो सब किया है उनका बदला लो। अगर तुम पहले ऑप्शंस को चूज करते हो और ये सब छोड़कर चले जाते हो और कल्टीवेशन नहीं सीखते हो तो तुम्हारे फादर द्वारा तुम्हें एक बीमारी मिली है, जो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और तुम जल्दी खत्म भी हो जाओगे। अगर तुम कल्टीवेशन सीखते हो तो तुम्हारी जो बीमारी है वो धीरे धीरे दबची जाएगी और इस बीमारी को दूर करने का केवल एक ही उपाय है, क्विंग लॉन्ग पिल। तुम्हारे फादर को भी वही पिल चाहिए थी और वो पिल उन्हें मिलने ही वाला था, बट उनकी डेथ हो चुकी है। अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि बढ़िया से कल्टीवेशन करो, स्ट्रॉन्ग हो और क्विंग लॉन्ग पिल लेकर अपनी इस बीमारी को ठीक करो और अपना बदला सब कुछ लो। तो वहां पर जो शीमू होता है वो डिसाइड करता है कि भाई वो यही करेगा। और इसी के साथ हमें शीमू को दिखाया जाता है जो अपने सभी साथियों का बढ़िया से दफना कर अंतिम संस्कार करता है और वो डिसाइड करता है कि भाई मैं उस असैसिन को ढूंढूंगा और उस असैसिन को अपने हाथों से ही मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द गेट ऑफ मिस्टिक रियलम एपिसोड 2 और 3 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर शीमू को दिखाया जाता है। जो शीमू होता है वो जंगल में शिकार करने के लिए आया होता है और वह तुरंत उसके सामने से एक बिस्ट गुजर रहा होता है और वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है उस बिस्ट पर कर देता है और बिस्ट का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। वहां पर जो शीमू होता है वो अपने शिकार किए हुए बिस्ट के साथ जा रहा होता है और यहाँ पर बारिश हो रही होती है। तभी उसके पास जो उसका मोती होता है वो चमकने लगता है। यहाँ पर जो शीमू होता है वह कहता है कि मेरा मोती चमक रहा है, यानी आसपास खतरा है, मुझे जल्दी से कहीं शेल्टर लेना होगा। तभी वह इधर उधर देख ही रहा होता है और अपने सामने एक अजीब से टेम्पल को देखता है। वहां पर जो शीमू होता है वह कहता है कि भाई ये अजीब सी जगह शायद कोई टेम्पल लग रही है, मुझे यहाँ पर जाकर शरण ले लेनी चाहिए। वहां पर जो शीमू होता है वो जाकर उस टेम्पल के दरवाजे से ध्यान से देखता है तो शीमू को अंदर 2 लोग दिखाई देते हैं जो आराम से आग ताप रहे होते हैं। तो वहां पर जो शीमू होता है वह सोचता है कि भाई ये दोनों ही मुझे नॉर्मल लोग लग रहे हैं, कल्टीवेटर नहीं लग रहे हैं, तो मुझे जाकर आराम से शेल्टर ले लेनी चाहिए। और इसी के साथ जो शीमू होता है वो दरवाजे को धक्का देता है और जैसे दरवाजे को धक्का देता है अचानक से वहां पर ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उस पर कई सारे तीरों से हमला होता है। वहां पर जो शीमू होता है उन सभी तीरों को एक एक करके काट देता है।
अंदर वो जो बंदा होता है वो तुरंत अपने पास से एक हिडन वेपन निकालता है और उसका यूज कर देता है और उसके अंदर से एक सुई सीधे शीमू की तरफ काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ती है। लेकिन वहां पर जो शीमू होता है वो उस सुई को डॉज कर लेता है और तुरंत अपनी शॉट से उस बंदे पर अटैक कर देता है। लेकिन उस बंदे की जो बेटी होती है वो तुरंत उस बंदे के सामने आ जाती है और कहती है, अरे यार आपको गलत फहमी हो गई है, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। तभी वहां पर जो शीमू होता है वो तुरंत अपने अटैक को रोक लेता और कहता है, भाई तुम लोग मुझ पर अटैक नहीं कर रहे थे, ये सब क्या था, यहाँ पर इतने सारे हिडन वेपन क्या थे। तो वहां पर जो वो बंदा होता है वह कहता है, अरे अरे यंग मास्टर आप यहाँ पर कुछ गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं और मेरी बेटी यहाँ पर शेल्टर के लिए रुके थे और जंगल के अंदर काफी ज्यादा बिस्ट थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रैप सेटअप कर दिया था और आप आए और ट्रैप एक्टिवेट हो गया और आपकी इतनी ज्यादा तेज एंट्री ने मुझे चौंका दिया, जिसके लिए मैंने अपने हिडन वेपन का यूज यहाँ पर कर दिया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तो वहां पर जो शीमू होता है वो उन दोनों की तरफ देखता है, ये दोनों कोई कल्टीवेटर नहीं है, इनकी बॉडी से मुझे कोई भी ऑरा महसूस नहीं हो रहा है। साथ ही साथ जंगल के अंदर काफी ज्यादा भयानक बिस्ट है, इसलिए हो सकता है ये लोग यहाँ पर शेल्टर लेने के लिए रुके हों। तो वहां पर जो शीमू होता है वह कहता है, चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो वहां पर बाप बेटी भी उसको धन्यवाद बोलते हैं। तो वहां पर जो शीमू होता है वह कहता है, मैं भी यहीं पर शेल्टर लूंगा और उन लोग से थोड़ा सा दूर अपना फायर और जलाकर अपनी मीट को पकाने लगता है और सोचता है कि भाई उसे सतर्क रहना होगा। यहाँ पर ये दोनों बाप बेटी हमारे शीमू को देख रहे होते हैं, स्पेशली लड़की जो हमारे मेन कैरेक्टर शीमू को भाव दे रही होती है। जहाँ पर इस लड़की के बाप शीमू से पूछता है कि यंग मास्टर आप जंगल में क्या कर रहे थे, आप भी जंगल को क्रॉस कर रहे थे क्या। तो वहाँ पर जो शीमू होता है वह कहता नहीं नहीं, मैं जंगल को क्रॉस नहीं कर रहा था, बल्कि मैं फैंग सिटी का ही हूँ और फैंग सिटी से मैं यहाँ पर शिकार करने के लिए आया हूँ, आता रहता हूँ कभी कल और यहाँ पर बारिश हो गई, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया। फिर वहां पर वो बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि फैंग सिटी के अंदर जो बड़ी बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उन लोगों ने अपनी काफी ज्यादा हाई लेवल की रियर फिजिक्स को एक्टिवेट किया है, क्या आप भी उन्हीं में से कोई यंग मास्टर हैं। तो वहां पर जो शीमू होता है वह कहता नहीं नहीं, आप लोग मुझे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं, मैं एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रांग हूँ बस है और कुछ नहीं। और इसी के साथ जो शीमू होता है वो फिर से अपने मीट को पकाने लगता है। इधर इधर ये जो बंदा होता है उसको भी भूख लगी होती है, बट वो खाना मांग नहीं रहा होता। तो उसकी बेटी कहती है, पापा मैं मांगू। तो वहां पर वो बंदा उससे मना कर देता है। तो वहां पर जो शीमू होता है वो खाना पकाने के बाद कहता है, अरे आप लोग को भूख लगी होगी, आइए यहाँ पर बहुत सारा आप लोग खा लीजिए। तो वहां पर वो जो बंदा होता है वह कहता नहीं यंग मास्टर आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद है। लेकिन उसकी बेटी का पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगता है, यानी उसे भी भूख लगी होती है। उसके बाद वो लोग सारे लोग मिलकर ही खाना खा लेते हैं। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मेरा नाम है साओ मिंग है और मेरी बेटी का नाम है शाओ सियो, क्या मैं यंग मास्टर का नाम जान सकता हूँ। तो वहाँ पर जो शीमू होता है वो कहता हाँ मेरा नाम है शीमू और आप दोनों से मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। तो वहाँ पर जो शाओमिंग होता है वह कहता है, यंग मास्टर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर फैंग सिटी जंगल से कितना ज्यादा दूर है, हम कुछ रिलेटिव से मिलने के लिए फैंग सिटी की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पर शीमू होता है वह कहता है, फैंग सिटी जंगल से लमसम 20 किलोमीटर दूर तो ही होगा ही, और वैसे भी मैं भी फैंग सिटी का ही हूँ और मैं भी फैंग सिटी की तरफ सुबह ही निकलूंगा। तो वहाँ पर वो जो झाओमिंग होते हैं वह कहते हैं, अच्छा शीमू क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊ फैमिली है, मैंने सुना है कि जो ऊ फैमिली के लोग हैं वो अपनी सीक्रेट स्वाट टेक्निक का 30% भी मास्टर नहीं कर पा रहे और उनका टैलेंट उतना ज्यादा अब अच्छा नहीं रहा। तो वहाँ पर जो शीमू होता वह कहता है, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, बट मैंने जितना सुना है कि जो ऊ फैमिली के लोग हैं वो काफी ज्यादा जेंटलमैन है और स्कॉलर हैं। तो वहाँ पर जो शामिंग होता है वह कहता है, अच्छा ये बात है, अच्छा मुझे ये बता सकते हैं कि जो ऊ फैमिली का एल्डर सन है ऊ हुआ वो कैसा बंदा है, उसकी भी एज आपकी ही बराबर होगी, तो पक्का ही आप उसे फैंग सिटी में मिले होंगे। तो वहाँ पर जो शीमू होता है वो हुआ का नाम सुनकर थोड़ा सा शौक होता है, फिर कहता है मैं उससे नहीं मिला हूँ। वहाँ पर जो शीमू होता है उसका मोती तुरंत चमकने लगता है। तो वहाँ पर शीमू को एहसास हो जाता है कि भाई आसपास खतरा है, इसलिए वो झांगमिंग से पूछता है कि आपको जंगल में किस प्रकार का विष दिखा था जिसकी वजह से आपने इस शेल्टर में इतने ज्यादा भयानक हिडन जाल को बिछाया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं उस बिस्ट के बारे में। तो वहाँ पर जो शाओमिंग होते हैं वह कहते हैं, हाँ जब हम जंगल से गुजर रहे थे ना तो हमने यहाँ पर देखा था कि काफी ज्यादा बड़े बड़े बिस्टों के अजीब से निशान थे। वो जो बिस्ट का पंजा था वो काफी ज्यादा बड़ा था, एक इंसान से 2 गुना बड़ा था। तो मुझे लगा यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा भयानक है या कोई म्यूटेटेड बिस्ट हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए और मैंने यहाँ पर एक हिडन फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया। और इसी के साथ गाइस हमें म्यूटेटेड जॉम्बी बिस्ट को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा पावरफुल दहाड़ मारता है और इसकी जो दहाड़ होती है वो सेटर तक आती है और काफी ज्यादा तेजी के साथ आती है, जिसकी वजह से ये दोनों भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वहां पर जो शीमू होता है वो तुरंत कहता है, अंकल झाओमिंग सतर्क हो जाइए, यहाँ पर पक्का इस शेल्टर के अंदर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिस्ट आ रहा है। तो गाइस इसी के साथ दरवाजा टूटता है
और अंदर कोई एंट्री करता है जहाँ पर जो शीमू होता है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को निकालकर उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ गाइस हमें म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो सीधे उस शेल्टर में एंटर करता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक अजीब सी पावर्स रिलीज हो रही है और वो ज़ॉम्बी तुरंत अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ पर जो शीमू होता है वो अपनी सीक्रेट शॉट टेक्निक को परफॉर्म करता है और एक स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल मारता है जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा लाइट हो जाती है और शीमू सोचता है कि वो ज़ॉम्बी खत्म हो चुका है। लेकिन ज़ॉम्बी की बॉडी पर कुछ भी असर नहीं हुआ होता है, ऊपर से वो गुस्से में खड़ा होता है। शीमू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इसी के साथ जो ज़ॉम्बी होता है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक शीमू पर कर देता है। लेकिन वहाँ पर जो शीमू होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक लगाकर उस ज़ॉम्बी को पीछे कर देता है और फिर वो बोलता है कि ज़ॉम्बिंग और शोसियो आप लोग यहाँ से हटिए, जल्दी से छुप जाइए। तो वहाँ पर जो ज़ॉम्बिंग होते हैं वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इधर जो ज़ॉम्बी होता है वो शीमू पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है जिसकी वजह से जो शीमू होता है वो पीछे चला जाता है और ज़ॉम्बी इन दोनों की तरफ देखता है और तुरंत इन दोनों का पीछा करने लगता है। वहां पर ज़ॉम्बी अपनी बेटी को बचा रहे होते हैं और इधर ज़ॉम्बी काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है लेकिन बीच में पिलर आ जाता है और पूरा ज़ॉम्बी का हाथ पिलर के आर पार हो चुका होता है। वहां पर ज़ॉम्बी और उनकी बेटी इस ज़ॉम्बी की पावर देखकर काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शीमू होता है वो पीछे से काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है तो ज़ॉम्बी भी तुरंत शीमू के अटैक को रोकता है और उस पर एक अटैक करके सीधे ही शीमू को पीछे कर देता है और शीमू पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और फिर से एक मुक्का मारकर सीधे शीमू को घायल कर सीधे पीछे ढकेल देता है। शीमू जिस पिलर से टकराता है वो भी पिलर टूट जाता है और इसी के साथ वो जो ज़ॉम्बी होता है वो शीमू का गर्दन पकड़ लेता है और तुरंत उसके गर्दन को दबाने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पर जो शीमू होता है उससे काफी ज्यादा पेन होने लगता है। इधर जो सी होते हैं वो अपने फादर से कहते फादर कुछ करिए। तो वहाँ पर जो उसके फादर होते हैं उसके पहले मुंह बंद कहते हैं अरे अपना मुंह बंद रखो मैं कुछ करता हूँ। तुरंत अपने हिडन वेपन को एक्टिवेट कर देते हैं और उसके अंदर एक नीडल डालकर ज़ॉम्बी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं शीमू शांत रहो मैं अटैक करता हूँ। वहाँ पर जो शीमू होता है वो हिलना बंद कर देता है और इसी के साथ जो ज़ॉम्बिंग होते हैं वो अपने हिडन वेपन से सीधे ही उस ज़ॉम्बी के गर्दन पर मारते हैं जिसकी वजह से ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा दर्द होता है और सीधे से ज़ॉम्बी होता है वो जमीन पर गिर जाता है पर ज़ॉम्बी को कुछ नहीं हुआ था। ऊपर से वो ज़ॉम्बिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे ज़ॉम्बिंग को काफी ज्यादा गुस्से में देखता है। ज़ॉम्बिंग तुरंत अपने बम वाले हिडन वेपन को निकालते हैं और इसी के साथ जो ज़ॉम्बी होता है वो ज़ॉम्बिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वहाँ पर जो शीमू होता है वो पीछे से एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक करने के लिए कूद जाता है और पीछे से ही एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मार देता है उस ज़ॉम्बी को जिसकी वजह से ज़ॉम्बी का कुछ खून भी गिर जाता है। इधर जो ज़ॉम्बिंग होती है वो अपने हिडन वेपन के अंदर कुछ बारूद भर रहे होते हैं। इधर जो शीमू पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे ही शीमू के पेट पर एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है और यह पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो शीमू होता है वो पीछे घसटते हुए जाता है और उसके मुंह से खून भी आ जाता है। इधर जो ज़ॉम्बी होता है वो सीधे ही ज़ॉम्बिंग की तरफ बढ़ने लगता है। ज़ॉम्बिंग अपने हिडन वेपन से बारूद शूट करे होते हैं धाए 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 लेकिन उस ज़ॉम्बी पर बारूद का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। इधर ज़ॉम्बी का बारूद भी खत्म हो जाता है जिसकी वजह से वो जमीन पर डर कर मारे गिर जाते हैं और वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। ज़ॉम्बी को वो ज़ॉम्बी मारने के लिए आ रहा होता है लेकिन वहाँ पर जो शीमू होता है वो पीछे से अपनी काफी ज्यादा पावरफुल और सीक्रेट शॉट टेक्निक जिसका नाम होता है 4 विंड स्ट्राइक उसका यूज करते हुए अटैक करता है और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो ज़ॉम्बी होता है वहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर जो शीमू होती है अपने फादर को उठाती है और कहती है फादर आप ठीक तो है ना। यहाँ पर जो शीमू होता है वह कहता है जंगल के अंदर और भी ज्यादा म्यूटेटेड डीमन बीस्ट हो सकते हैं, हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़कर चलना होगा। तो ये जगह अब थोड़ी सी भी सेफ बची नहीं है। तो वहाँ पर ज़ॉम्बिंग और उसकी बेटी कहते हैं हाँ यंग मास्टर शीमू हम चलते हैं और इसी के साथ वो लोग आगे बढ़े होते हैं। बट अचानक से जैसे वो लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं ज़ॉम्बी अचानक से जाग जाता है और तुरंत ज़ॉम्बिंग को पकड़कर पीछे खींच लेता है और उन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल जानलेवा अटैक कर देता है और सीधे ही अपना हाथ उनके छाती के आर पार कर देता है। इस नसारी को देखने के बाद शीमू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तुरंत वो अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल सीक्रेट टेक्निक है जिसका नाम होता है 6 स्ट्राइक है विंड स्लैश इसका यूज करता है और यह टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वह एक ही झटके के अंदर वो जो ज़ॉम्बी था उसका गला वहीं पर काट देता है और इसी के साथ वो जो ज़ॉम्बी होता है वहीं पर खत्म हो जाता है और इसी के साथ शीमू को वहीं पर ज़ॉम्बिंग का टोकन मिलता है। वहाँ पर जो शीमू होता है वह उस टोकन को उठाता और देख और फिर भागता हुआ ज़ॉम्बिंग के पास जाता है। तो वहाँ पर जो उनकी बेटी सीयू होती है वो भी रो रही होती है। तो वहाँ पर उसके फादर बोलते हैं अरे बेटी मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी शादी में रहूंगा और तुम्हारे साथ काफी ज्यादा अच्छा पल व्यतीत करूंगा बट अब मेरा समय आ चुका है। वहाँ पर सीयू कहती नहीं फादर आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। तो वहाँ पर जो शीमू होता है कहता है ज़ॉम्बिंग अंकल हिम्मत बनाए रखिए मैं किसी डॉक्टर को बुला कर लेता और वो वहाँ से जाने वाला था लेकिन ज़ॉम्बिंग उसे पकड़ लेते और कहते हैं नहीं जब तक तुम डॉक्टर को बुला कर लाओगे तब तक मैं मर चुका हूँगा।
तो मेरे पास ही बैठो और मेरी आखिरी इच्छा ये है ना कि तुम मेरी बेटी का बढ़िया से ध्यान रखोगे। और देखो मेरे पास ज़्यादा कुछ चीज़ तो नहीं, लेकिन मेरे जोंग फैमिली का मेरे पास ट्रीजर है, ये दहेज के रूप में रख लो और प्लीज़ मेरी बेटी के साथ शादी कर लो और उसका बढ़िया से ध्यान रख लेना। तो वहाँ पर जो शिमू होता है वह कहता है, अंकल सॉमिंग मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी कर देता, बट मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं और मैं उनसे भाग नहीं सकता और मेरे पीछे बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, तो मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो सॉमिंग होते हैं वह कहते हैं कि अब मेरी बेटी सुंदर नहीं है। तो वहाँ पर शिमू होता है वह कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट मेरे पास जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और आप फैंग सिटी में वो फैमिली की तरफ जा रहे थे ना, और मैंने जितना आइडिया लगाया आप अपनी बेटी शिव का वहाँ पर शादी करने के लिए जा रहे थे, तो मैं ले जाकर वहाँ पर शिव को वो फैमिली में दे दूंगा और वहाँ पर वो लोग जो भी शादी वाला प्रोसेस है वो लोग कंप्लीट करवा देंगे। तो ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो सामिंग होते हैं वो शिमू से कहते हैं, अरे शिमू जितना मैं वो फैमिली के बारे में जानता हूँ, अगर मैं वहाँ पर अपनी बेटी के साथ मौजूद नहीं होऊंगा तो वो लोग मेरी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रॉमिस हुआ था, लेकिन वो लोग प्रॉमिस को तोड़ भी सकते हैं। तो वहाँ पर जो शिमू होता है वह कहता नहीं, मैंने सुना है कि जो वो फैमिली वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेंटलमैन है और वो लोग स्कॉलर भी हैं, तो वो लोग अपनी प्रॉमिस को ऐसे नहीं तोड़ पाएंगे। तो वहाँ पर जो सामिंग होते हैं वह कहते हैं नहीं, अगर मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा तो वो लोग अगर मेरी बेटी को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा कष्ट देंगे। तो मैं बस इतना चाहूँगा ना कि तुम मेरी बेटी का बढ़िया से ध्यान रखो, ये लो ये ट्रीजर अपने पास ही रखो, ये मेरी सॉन्ग फैमिली का ट्रीजर है, इसको अपने पास रखो, बस इसके बदले मेरी बेटी का बढ़िया से ध्यान रख देना। तो वहाँ पर जो शिमू होता है वह कहता है ठीक है अंकल सॉमिंग, मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपकी जो बेटी है वो हमेशा मेरे प्रोटेक्शन में रहेगी और उसे कुछ भी नहीं होगा। और इसी के साथ वहाँ पर जो सॉमिंग होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, वहाँ पर उनकी बेटी जीव काफ़ी ज़्यादा रोती होती है। फिर गाइस हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिमू ने अंकल सॉमिंग को बढ़िया से दफना दिया होता है, उसकी बेटी रो रही होती है। तो वहाँ पर जो शिमू होता है वो शिव को जाकर बढ़िया से समझाता है और वह फिर कहता है कि मेरा नाम है यंग मास्टर शिमू और मैं जिन फैमिली से हूँ और जिन फैमिली का 7th यंग मास्टर हूँ, और वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं आपको जिन फैमिली में तो नहीं रख सकता, बट मैं आपके लिए बढ़िया सा एक घर का अरेंजमेंट कर सकता हूँ जहाँ पर आप प्रॉपरली रह सकते हो और मैं सारे रिसोर्सेज भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ पर जो शिव होती है वह कहती है नहीं, मैं आपके उस घर में नहीं रहूंगी, बल्कि मुझे आप वो फैमिली में पहुँचा दीजिए जहाँ पर मेरे फादर शादी के लिए जाने वाले थे। तो वहाँ पर जो शिव होता है वह कहता है बट आपके फादर ने कहा था कि आपको वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो क्या आप सच में वहाँ पर जाना चाहती हैं? तो वहाँ पर जो शिव होती है वह कहती हाँ मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को झेल लूंगी, बस आप मुझे वो फैमिली तक पहुँचा दीजिए। तो वहाँ पर जो शिमू होता है वह कहता है तो ठीक है मैं आपको वो फैमिली तक लेकर जाऊंगा, बट ये आपके सॉन्ग फैमिली का ट्रीजर ये अपने पास ही रखिए, मेरा इस पर कोई भी अधिकार नहीं है। तो वहाँ पर जो शिव होती है वह कहती है नहीं, इसको अपने पास ही रखो, मेरे फादर की ये आखिरी इच्छा थी कि ये ट्रीजर तुम्हारे साथ ही जाए, तो मैं अपनी फादर की आखिरी इच्छा का सम्मान करती हूँ, ये ट्रीजर तुम रख सकते हो। और इसी के साथ गाइस हमें वो फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो शिमू होता है वो शिव को लेकर वो फैमिली में पहुंच चुका होता है। और इसी के साथ वो फैमिली का मेन गेट ओपन होता है और इसी के अंदर से फैमिली हेड ऊटोंग बाहर निकलते हैं और वो शिव को देखकर कहते हैं अरे शिव तुम यहाँ पर, अरे तुम मुझे पहचानी, बचपन में मैं तुमसे मिला था और तुम मुझे अंकल अंकल कहती थी, वैसे बताओ यहाँ पर सॉमिंग कहाँ पर हैं? तो वहाँ पर जो शिव होती है वो उदास आवाज में बोलती है जब हम जंगल क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पर एक शेल्टर में हम लोग रुके हुए थे और उसी पर म्यूटेटेड ज़ॉम्बी का अटैक हुआ जिसमें मेरे फादर मारे गए और यंग मास्टर शिमू ने मुझे बचाया और वह फिर मुझे वो फैमिली में लेकर आए हैं। ये बात सुनने के बाद जो ऊटोंग होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और कहता है कि भाई किस्मत क्या ही चीज़ है, कब किसको लेकर चल जाए मेरा प्यारा दोस्त है। फिर वहाँ पर जो ऊटोंग होते हैं वो हमारे यंग मास्टर शिमू को धन्यवाद बोलते हैं कि उन्होंने ज़ॉमिंग की बेटी को बचाकर यहाँ पर ला चुके हैं और वह कहते हैं कि यंग मास्टर शिमू अब यहाँ पर आप जा सकते हैं, मैं सारे प्रोसेस को बढ़िया से हैंडल कर लूँगा। ये बात सुनने के बाद शिमू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है जैसा आपसे उम्मीद थी तो ठीक है मैं अब यहाँ से चलता हूँ, प्लीज शिव का बढ़िया से ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ वहाँ पर जो शिमू होता है वो भी वहाँ से चला जाता है और हमें ऊँटों को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ जाता है और मन ही मन सोचता है कि भाई क्या ही किस्मत है यार, ज़ॉमिंग मर गया तो उसकी बेटी भी वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी, अब क्या ही झंझट आ चुका है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर दे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो थैंक यू, बाय बाय।
तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द गेट ऑफ मिस्टिक रियलम एपिसोड 3 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फैंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गुंडों का ग्रुप है एक बंदे को काफी ज्यादा पीट रहे होते हैं, जहाँ पर वो बंदा भी बोलता है कि बॉस बिरजू मैं आपको हफ्ता नहीं दे सकता, पिछले अभी कुछ ही दिन पहले तो मैंने आपके लोगों को हफ्ता दिया था, अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, प्लीज मेरे को छोड़ दीजिए। तो वहाँ पर जो बॉस बिरजू होता है वह कहता अच्छा ये बात है, ये लो इसके अंदर जो मीट है उसको खाओ। तो वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो उस मीट को अपने हाथ में लेता है और फिर उस मीट को ध्यान से देख रहा होता, खा नहीं रहा होता है। तो वहाँ पर जो बॉस बिरजू होता है वो हंसते हुए कहता है करी भाई खा ले, मैंने उसके अंदर जहर नहीं मिलाया हुए है, अगर तू उसे नहीं खाता है तो यहाँ पर तलवार दिख रहा ना, इसी तलवार से तेरा गर्दन काट दूंगा। तो वहाँ पर वो जो व्यापारी होता है उस मीट को ध्यान से देखता है। तो वहाँ पर बॉस बिरजू भी कहता है अरे भाई जल्दी से खाना। तो वहाँ पर बंदा हिम्मत करते हुए एक को खा लेता है। तो बॉस बिरजू कहता है कि भाई तू जानता था कि वह मीट किसका था, चल मैं तुझे बता ही देता हूँ, तेरे दुकान के बगल में एक मीट सेलर दुकान लगाता था, उसने भी मेरा हफ्ता नहीं दिया था इसलिए मैंने उसे मार दिया, और मैंने जो तुझे मीट दिया था वह उसी का मीट था। ये बात बोलने के बाद वो बंदा हंसने लगता, ये बात सुनने के बाद वो बंदा वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है कि भाई उसने ये क्या खा लिया, और सारे लोग वहां पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग इस नजारे को देख रहे थे भाई काफी ज्यादा डर जाते हैं, और इसी के साथ वो लोग अपना दरवाजा बंद कर छुप जाते हैं। यहाँ पर जो बॉस बिरजू होता है वह कहता है ये एरिया मेरे अंडर आता है और मेरा नाम है डाकू बिरजू, अगर तुम लोग मुझे हफ्ता नहीं देते हो प्रॉपरली टाइम पर तो मैं तुम लोग का इससे भी बुरा हाल करूंगा। तभी गाइस वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जो आते हुए कहता है कि डाकू बिरजू तेरा इलाका विश्वास से खत्म होता है, आज तू हमारे हाथों से बचेगा नहीं, तेरा अत्याचार बहुत हो चुका। तो वहाँ पर जो डाकू बिरजू होता है वो इस ग्रुप के लोगों को देखने के बाद बोलता है ओहो ब्रदर फैंग ब्लैक फॉक्स सोसाइटी के भाई तुम तो बहुत ही ज्यादा अजीब आदमी हो, अभी कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हारे ग्रुप के सेकंड जनरल को खत्म कर दिया था जो मुझ पर अटैक करने के लिए आता, अब तुम आ गए, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और सीधे ही वह फैंग पर अटैक कर देता है और इसी के साथ फैंग भी उस डाकू बिरजू पर अटैक करता है। डाकू बिरजू के एक ही अटैक से वो फैंग रोकता है, बट यहाँ पर डाकू बिरजू का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जहाँ पर जो डाकू बिरजू होता है वो भी हंसते हुए कहता है कि भाई फैंग है मैंने सोचा था तू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा यार। और इसी के साथ डाकू बिरजू के जितने भी साथी होते हैं वो तुरंत ब्लैक फॉक्स सोसाइटी के लोगों पर अटैक कर देते हैं, और इसी के साथ डाकू बिरजू काफी ज्यादा पावरफुल अटैक फैंग पर करता है, जिसे फैंग किसी तरह से डॉज करता है, लेकिन फैंग जाकर दूर गिरता है और फैंग की नजर वहां पर साइड पर पड़ती है। साइड पर उसके सभी बंदे खत्म हो चुके होते हैं, यह देखकर वो बंदा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पर जो डाकू बिरजू होता है वह कहता है कि फैंग अब तेरा भी खात्मा करने का वक्त आ चुका है, चल मरने के लिए तैयार हो जा। और वह उसे भी जान से मारने ही वाला होता है, बट अचानक से आसमान से खिड़रमेपन से अटैक होता है, जिसकी वजह से जो बॉस बिरजू होता है वो पीछे घसटते हुए जाता है। और इसी के साथ गाइस वहां पर एक मास्क पहने हुए बंदे की काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है, जिसका हमें नाम पता चलता है, इसका नाम है क्वान। क्वान को देखकर ब्रदर फैंग बोलता है कि भाई तुम आ चुके हो। और इसी के साथ हमें डाकू बिरजू को दिखाया जाता है, वो भी क्वान को देखकर काफी ज्यादा थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि उसने क्वान के बारे में सुना था। क्वान ने यहाँ पर 2-3 ऐसे डाकू बिरजू जैसे ग्रुप और थे उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है, इसलिए वहां पर जो डाकू बिरजू होता है वो अपने सभी साथियों से कहता है सारे लोग एक साथ इस क्वान पर अटैक करो। और इसी के साथ डाकू बिरजू के सभी साथी एक साथ वहां पर क्वान पर अटैक करते हैं, लेकिन वहां पर जो क्वान होता है वो उन सभी के साथ फाइट करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि डाकू बिरजू के सभी साथी एक के अटैक में इधर उधर उड़ते उड़ते जाकर गिरते हैं। इस नजारे को देखकर वहां पर डाकू बिरजू भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बट वो उससे पहले अटैक कर पाता है। इससे पहले वहां पर क्वान एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करके सीधे डाकू बिरजू को आसमान में उड़ा देता है, और आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल उस पर पंच मारता है, और यह पंच स्ट्राइक कितनी ज्यादा पावरफुल होती है कि डाकू बिरजू जाकर जमीन पर गिरता है, और जमीन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट दिखाया जाता है। इस ब्लास्ट के बाद वहां पर पूरा ही डाकू बिरजू का ग्रुप ही खत्म हो चुका होता है। और इसी के साथ गाइस हमें ब्लैक फॉक्स सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जितने भी लोग घायल थे, जितने भी लोग बचे हुए थे, उन सभी का इलाज किया जा रहा होता है। और इसी के साथ हमें ब्रदर फैंग को दिखाया जाता है। ब्रदर फैंग अपने पास से 290 टेल्स निकालते हुए वहां पर क्वान को देते हुए कहता है कि क्वान भाई तुम्हारे इस मिशन के बदले
तुम्हें 290 टेल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वहां पर जो फैंग होता है वो क्वान से बोलता है कि क्वान भाई, हमारा जो ब्लैक फॉक्स सोसाइटी है उसके अंदर अभी सेकंड जनरल की कमी है, सेकंड जनरल खत्म हो चुका है, तो मैं तुम्हें उसकी पोजीशन दे सकता हूँ। लेकिन वहां पर जो क्वान होता है वह सीधे मना कर देता है कि नहीं भाई, मुझे इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं है, मैं मिस हूँ, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ज्वाइन नहीं हो सकता। और अच्छा भाई, मैंने तुमसे किसी को ढूंढने के लिए कहा था, तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी मिली? तो वहां पर जो फैंग होता है वो तुरंत अपने पास से एक पोस्टर निकालते हुए कहता है, नहीं भाई, इस बंदे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली, बट ये देख लो स्केच कैसा है, जैसे तुमने बनाया था वैसा स्केच है ना, मैंने इन सभी स्केच को जितने भी जानकार है उन सबको पहुंचा दिया है। तो वहां पर गाइस जो क्वान होता है उस स्केच को देखता है और हमें गाइस पता चलता है ये एपिसोड 1 में जिस बंदे ने हमारे शिमू की फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं किया था ये उसी बंदे का स्केच है। और गाइस यहाँ पर जो क्वान है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा शिमू ही है। और इसी के साथ जो ब्रदर फैंग होता है वह कहता है कि भाई माफी चाहता हूँ, हम इस बंदे को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, बट हम कुछ टाइम में इस बंदे के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में पता जरूर लगा लेंगे। तो वहां पर आपका हिडन वेपन तैयार हो जाएगा, आपको कुछ टाइम बाद ये डिलीवरी मिल जाएगी। तो वहां पर जो क्वान होता है वह कहता है कि फैंग भाई आपका बहुत ही धन्यवाद, अब मैं यहाँ से जाने की परमिशन चाहता हूँ। और इसी के साथ वहां पर जो क्वान होता है वो ब्लैक फॉक्स सोसाइटी के जगह को छोड़कर वहां से निकल जाता है और एक गली में जाकर चुपचाप से पहले अपने कपड़े को चेंज करने लगता है, फिर वहां से बाहर आता है। और फिर गैस हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि शिमू है। शिमू ने भेष बदला है क्वान के रूप में। और इसी के साथ हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और इसी के साथ गैस हमें फ्लाइंग विंड मार्शल आर्ट अकेडमी का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर हमारे शिमू को दिखाया जाता है जो 13 स्टाइल विंड स्ट्राइक एक सीक्रेट स्वाट टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है। इस स्वाट टेक्निक की वजह से वहां पर जो खम्भे लगे होते हैं वो खम्भे एक झटके के अंदर खत्म हो जाते हैं। इस परफॉर्मेंस की वजह से वहां पर उसके जितने भी साथी होते हैं वो तुरंत उसके पास आते हैं और वो लोग शिमू की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। जहां पर एक बंदा बोलता है कि भाई यहाँ पर हमारे जो शिमू की स्वाट टेक्निक है उसमें काफी ज्यादा कमाल किया है, यहाँ तक कि जो सिटी का नंबर 1 जीनियस है वान तियानो उसको भी हमारे मेन कैरेक्टर को पापा बोलना पड़ेगा। तो दूसरे ग्रुप का बंदा बोलता है कि भाई यहाँ पर जो शिमू है वो टैलेंटेड तो है बट वान तियानो इस सिटी का नंबर 1 डिसाइपल है, साथ ही साथ है उसके पास वांग फैमिली की स्पेशल ब्लड लाइन की भी पावर है और उनकी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है ब्लेजिंग फायर स्पेयर टेक्निक का क्या ही कहना। तो गाइस वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर शिमू होता है वह कहता हाँ भाई वांग तियानो इस सिटी का नंबर 1 डिसाइपल है, मेरी तुलना उससे कैसे की जा सकती है, उसके पास स्पेशल ब्लड लाइन भी है। तो वहां पर उसका सपोर्टर बंदा बोलता है कि भाई तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो यार, वांग फैमिली के पास स्पेशल ब्लड लाइन तो है लेकिन वो लोग अपनी पूरी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट ही नहीं कर पाते हैं। तभी वहां पर वो वांग फैमिली का सपोर्टर बंदा भी बोलता है कि भाई वांग तियानो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, अगर वो एक बार अपनी ब्लड लाइन की पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेते हैं तो सेम कल्टीवेशन लेवल वाला बंदा यहाँ पर उसे हरा ही नहीं सकता। और फिर गैस ऐसे बहस होना शुरू हो जाती है। अभी वहां पर मास्टर की आवाज आती है कि ब्लड लाइन होने से कोई भी मैटर नहीं करता, तुम्हें यहाँ पर खूब सारी मेहनत करनी चाहिए, यहाँ पर अपनी मेहनत पर फोकस करो, ब्लड लाइन के पीछे मत भागो, एक बार तुम मेहनत करके स्ट्रांग बन जाते हो तो तुम्हारे सामने स्पेशल ब्लड लाइन वाला भी बंदा फीका पड़ जाएगा। और गैस में पता चलता है इस फ्लोइंग मार्शल आर्ट अकेडमी की ये बंदा मास्टर है। और इसी के साथ है वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो इस मास्टर को ग्रीट करते हैं। वहां पर मास्टर भी बोलते हैं तो ठीक है, आने वाले 4 हॉल मार्शल आर्ट कंपटीशन की बढ़िया से तैयारी करो, अगर तुम लोग इसमें बढ़िया से प्रदर्शन करते हो तो तुम्हें क्योंकि मार्शल अकेडमी में जरूर एडमिशन मिल जाएगा, तो ठीक है आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं ठीक है मास्टर। और इसी के साथ वो लोग वहां से जाने लगते हैं। और इसी के साथ वो जो मास्टर होते हैं वो शिमू को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं शिमू अरे झूठ मत बोलना, एक बात बताओ तुम बॉडी टेम्परिंग के किस कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच चुके हो। तो वहां पर जो शिमू होता है वह कहता है मास्टर मैं बॉडी टेम्परिंग के 11th स्टेज तक पहुंच चुका हूँ। ये बात सुनने के बाद मास्टर भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं भाई तुम तो सच में काफी ज्यादा बड़ी जीनियस हो, तुम इतने ज्यादा कम उम्र में बॉडी टेम्परिंग के 11th स्टेज तक पहुंच चुके हो, ये काफी ज्यादा बढ़िया बात है, तुम एक दिन काफी आगे जाओगे। और वो हमारे मेन कैरेक्टर की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। बट अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को पेन होने लगता है क्योंकि उसकी जो डिजीज थी वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगी थी जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन होता है। तो वहां पर मास्टर भी उसके पास आकर कहते हैं अरे शिमू क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट अचानक से वो सारा दर्द बंद हो जाता है। वहां पर जो शिमू होता है वह कहता है नहीं मास्टर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कल्टीवेशन में मेरे गड़बड़ हो चुका है जिसकी वजह से ना मेरा थोड़ा सा जो मेरिडियंस है वो ब्लॉक हो चुकी थी, बट आप सारी चीजें बढ़िया मैं जाकर बढ़िया से इलाज कर लूंगा, हो जाएगा ठीक है। तो वहां पर जो मास्टर होते हैं वो तुरंत अपने पास से एक रेसिपी निकाल कर
देते हैं और कहते हैं इसके अंदर कुछ दवाइयाँ लिखी हुई हैं, इनका बढ़िया से सेवन करना। और साथ ही साथ इस रेसिपी के नीचे एक मार्शल आर्ट टेक्निक भी लिखी हुई है। वहाँ पर जो सीमू होता है वो उस टेक्निक को पढ़ने के बाद काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता मास्टर ये तो आयरन टेम्परिंग बॉडी मेथड है। तो वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो एक पोज मारते हुए कहते हैं हाँ ये आयरन टेम्परिंग बॉडी मेथड है, ये यहाँ की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट टेक्निक है। तो वहाँ पर जो सीमू होता है वो मास्टर को इसके लिए धन्यवाद बोलता है। तो वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वह कहते हैं अरे सीमू कोई बात नहीं है, दरअसल पिछले मास्टर ने मुझे दिया था, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जैसे जैसे हम मास्टर को लगता है कि भाई ये बंदा काफी ज्यादा जीनियस है, हम लोग अपनी अगली पीढ़ी को पास कर देते हैं। और वहाँ पर जो सीमू होता है वह कहता है ठीक है मास्टर, और फिर बढ़िया से वो सारी रेसिपी को पढ़ता है और बढ़िया से मेडिसिन को पढ़ता है जो इस टेक्निक को सीखने के लिए चाहिए। और जो मास्टर ने लिखी थी वो भाई काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता मास्टर ये तो सच में काफी ज्यादा महंगी है। तो वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो भी हंसते हुए कहते हैं भाई इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, इसीलिए तो तुम्हें केवल ताकत से ही नहीं बल्कि जेब से भी गर्म होना पड़ेगा। और इसी के साथ वो कहते हैं मेहनत करो, पैसे कमाओ और बढ़िया से इस टेक्निक को मास्टर करो। इस टेक्निक को मास्टर कर लेते हो एक बार तो तुम्हारे सेम लेवल का ओपोनेंट तुम्हें कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो वहाँ पर जो सीमू होता है वो कहता है ठीक है मास्टर, और फिर मास्टर को बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। और इसी के साथ हमें सीमू के घर का सीन दिखाया जाता है। गाइस यहाँ पर जो सीमू होता है वो आराम से अपने छत पर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि भाई इस टेक्निक के अंदर जो रिसोर्सेस लिखे हुए हैं वो काफी ज्यादा महंगे हैं, मैं इनका जुगाड़ कैसे करूंगा, क्योंकि मैंने अपने सारे पैसे तो उस सीक्रेट वेपन को तैयार करवाने में लगा दिए हैं। तभी गाइस हमें वहाँ पर एक लड़की का सीन दिखाया जाता है। गाइस ये लड़की हमारे सीमू की स्टेप सिस्टर होती है जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था। तो गाइस यहाँ पर जो स्टेप सिस्टर होती है इसका नाम जिन युआन होता है। वो भी सीमू के पास आती है और कहती है अरे भाई क्या हुआ, आपको भी फिर से कोई पैसे उसे की कमी पड़ गई क्या। तो वहाँ पर सीमू कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहाँ पर जो जिन युआन होती है वो तुरंत अपने पास से कुछ पैसे निकालते हुए कहती है ये लीजिए, इसके अंदर लमसम 400-500 टेल्स तो होंगे, इनका यूज करिए। तो वहाँ पर जो सीमू होता है वह कहता नहीं नहीं इतने पैसे मैं तुमसे कैसे उधार ले सकता हूँ। तो वहाँ पर जो उसकी बहन होती है वह कहती है अरे ले लीजिए ये पैसे, ये मैंने सुना कि आपको आयरन बॉडी टेम्परिंग मार्शल टेक्निक मिली है, इसके अंदर काफी ज्यादा रिसोर्सेस खर्च होते हैं, इसलिए रख लीजिए रख लीजिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि भाई ये जो मार्शल टेक्निक है इसके लिए थोड़े से पैसे तो चाहिए ही, और मेरे पास एक भी रुपया इस समय नहीं है। और इसलिए वो कहता है तो ठीक है मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ, बट मैं केवल तुमसे उधार ले रहा हूँ, मैं तुम्हें वापस जरूर करूंगा। तो वहां पर जो उसकी बहन होती है वो कहती है ठीक है। अब जो सीमू होता है वो चाहता है उनसे लड़ता है और उसकी कैंडी को छीन कर लाकर उसे देता है, जहां पर ये जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसी के साथ वहां पर सीमू ने बोला था कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पर अगर तुम्हें कोई भी परेशान करता है, फ्यूचर में तुम्हारे साथ कोई भी कुछ करता होता है ना तो मैं उसे तोड़ ताड़ कर रख दूंगा। और इसी के साथ गाइस वहां पर जो जिन युआन होती है वो जाते हुए कहते तो ठीक है मैं आपको 10 साल का समय देती हूँ, 10 साल के अंदर आप मुझे सारे पैसे वापस लौटाएंगे वरना 100% इंटरेस्ट लूंगी। और इसी के साथ हमें सीमू को दिखाया जाता है जिसकी वो डिजीज काफी ज्यादा भयानक हो जाती है और तुरंत वहां पर जो सीमू होता है वो तुरंत उस छत से लुढ़क कर गिर जाता है। जिन युआन होती है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और तुरंत सीमू के पास आकर करती है ब्रदर ब्रदर आपको क्या हुआ, और वो उसको जगाने लगती है। और इसी के साथ गाइस हमें एक अजीब से वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो सीमू होती है उसकी आंखें खुलती हैं। सीमू कहता है भाई ये मैं कहाँ हूँ, और वो अपने आप को एक अजीब से व्हाइट एप के अंदर पाता है। यहाँ पर हमें सीमू को दिखाया जाता है जिसे काफी ज्यादा पेन ऑन हो रहा था, और इधर जो मंकी की उस बॉडी में आया होता है मंकी अपने आप ही रिएक्ट कर रहा होता है। और वो जो मंकी होता है उसके सामने एक बड़ा सा पर्वत होता है, वो बड़ा से पर्वत पर कूद कूद कर छलांग मारता है। और इसी के साथ हमें मंकी के सामने दिखाया जाता है, मंकी के सामने एक बहुत ही भयानक चंद्रमा होता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक पावर्स रिलीज हो रही होती है। तो जो मंकी होता है वो तुरंत उन सभी चंद्रमा की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। जैसे जैसे वो चंद्रमा की एनर्जी को एब्सॉर्ब करता जा रहा था यहाँ पर सीमू फील करने लगता है कि भाई उसकी जो बॉडी के अंदर जो डिजीज थी और जो उसके अंदर जो मेरिडियंस ब्लॉक थोड़ी सी हो गई थी वो सारी धीरे धीरे हटने लगी हैं। और इसकी वजह से सीमू धड़ाम से अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पर जिनवान कहती है भाई आप उठ चुके हैं, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी गाइस वहाँ पर जो स्टेप मदर सुजीन होती है उनकी आवाज आती है कि सीमू आखिर तुम्हें क्या हुआ था, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो डिजीज है वो धीरे धीरे इफेक्टिव होती जा रही है क्या, बट अभी तुम काफी ज्यादा छोटे हो यार। वहाँ पर जो सीमू होता है वह कहता है मुझे भी कोई भी आइडिया नहीं है, कुछ दिनों के अंदर मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन होना शुरू हो गया था, मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया ही नहीं लगा। और इस बार जब ये पेन हुआ तो मैं बेहोश हुआ एक अजीब से जगह पर पहुंच गया। तो वहाँ पर जो स्टेप मदर सुजीन होते हैं
वक्त है तुम अजीब सी जगह पर पहुंच गए। कैसी जगह पर पहुंच गए? तो वहां पर जो सीमू होता है वह कहता है नहीं नहीं, वो थोड़ा सा मेरा बहम में हो गया होगा। तो वहां पर जो सुसिन होती है वह कहती है सीमू, क्या जब तुम 5 साल के थे तब से थोड़ा थोड़ा दर्द तुम्हारी छाती में हो रहा था, अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है? तो वहां पर जो सीमू होता है वह कहता हाँ, बट आपको इसके बारे में कैसे पता चला कि भाई मैं जब छोटा था तब से ही मेरी छाती में अजीब से डिजीज वाला दर्द है? क्या ये चीज आपको मेरे फादर ने बताई थी? तो वहां पर जो सुसिन होती है वह कहती हाँ, अब मुझे पता चल चुका है कि आखिर तुम्हारे जो फादर थे वह यहाँ जिन फैमिली में क्यों आए और उन्होंने मुझसे शादी क्यों की। दरअसल वो हमारे जिन फैमिली में इसलिए आए क्योंकि वह तुम्हारी बॉडी के अंदर जो डिजीज है जो बचपन से ही पता नहीं क्यों एक्टिवेट हो गई है उसे ही इलाज करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमारे जिन फैमिली को ज्वाइन किया। क्योंकि हमारे जिन फैमिली के पास है क्विंग लॉन्ग पेल थी और उन्होंने हमारे जिन फैमिली के क्या क्या नहीं किया, मुझसे शादी की और जिन फैमिली को इस लेवल तक पहुंचाया। और जब उन्हें क्विंग लॉन्ग पेल मिलने का वक्त आया तो उनकी डेथ हो गई। और तुम्हारे फादर ने केवल मुझसे शादी अपने फायदे के लिए की थी, बट मैंने उनसे सच्चा प्यार किया था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो जो किंग लॉन्ग पिल है वो तुम्हें मिले। इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो गाइस वहाँ पर जो उसकी बहन होती है वह कहती है मदर, अगर मदर यहाँ पर जो सीमू है वह इस 4 हॉल कंपटीशन को जीत जाता है और उसमें नंबर 1 पोजीशन लेकर आता है तो यहाँ पर हमारे जो एंसेस्टर हैं वह इस पिल को तो सौंप देंगे ना। तो वहाँ पर जो उसकी मदर होती है वह कहती है हाँ सौंप तो देंगे, बट उसमें काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है। 4 हॉल कंपटीशन के अंदर काफी ज्यादा बड़े बड़े लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके अंदर नंबर 1 पोजीशन लाना भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और इसके अंदर काफी ज्यादा चाले वाले भी चली जाएंगी। तो सीमू तुम्हें काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और अपना पूरा कोशिश करना है, तुम्हें किसी भी हालत में नंबर 1 पोजीशन को हासिल करना है। तो वहाँ पर जो सीमू होता है वह कहता है ठीक है मदर। और इसी के साथ जो सुजिन होती है वह कहती है कि जिनयुआन चलो अब यहाँ से चलते हैं। वहाँ पर जो जिनयुआन होती है वो भी जाते हुए कहती है कि सीमू ब्रदर अपना ध्यान रखिएगा, अब मैं चलती हूँ। और इसी के साथ गए हमें इधर वांग फैमिली के एक हॉल का सीन शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर गए डाकू बिरजू और एक दूसरे एरिया का डॉन वहां पर बैठा हुआ था और वो लोग बातें कर रहे थे कि भाई क्वान ने हमारे बिजनेस की ऐसी की तैसी कर रख दी है, उसने कई सारे बॉसेस को खत्म कर दिया, बट हमारी किस्मत अच्छी थी कि भाई हम लोग चुपचाप वहां पर बेहोशी हुए थे और चुपचाप वहां से बच के निकलने में कामयाब हो गए। और वो लोग कहते हैं यहाँ पर वांग तियानवो है गैस, यही बंदा वांग तियानवो सिटी का नंबर 1 जीनियस है, वो शायद ही क्वान को हरा पाएंगे। इस बात को सुनने के बाद क्वान को भी गुस्सा आता, मारता धड़ाम से, इधर धूल फैल जाती है और कहता है तुम लोग मुझे भड़का रहे हो, मैं जान रहा हूँ ना, तुम चाहते हो कि क्वान के साथ मैं फाइट करूँ, लेकिन अब मुझे भी क्वान के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई आखिर वो बंदा है कौन और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, एक बार तो लड़ना तो बनता ही है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस आज मैं इस एनिमी सीरीज के एपिसोड 5 to 10 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में ब्लैक फॉक्स सोसाइटी की पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं और पार्टी का रीजन ये होता है क्योंकि उन लोगों ने पिछले एपिसोड में डाकू बिरजू के आतंक को उस एरिया से खत्म कर दिए होते हैं, जहां पर उन्हीं में से एक बंदा बोलता है कि ये सब आज हमारे लीडर की वजह से संभव हो पाया है। तो गाइस वहां पर जो लीडर ब्रदर फैंग होते हैं वो खड़े होते हैं और कहते हैं ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से हुआ है और आप जैसे टीममेट अगर हमारे ग्रुप में नहीं होते तो ये मिशन कभी भी पॉसिबल नहीं होता। साथ ही साथ मैं स्पेशल थैंक्स हमारे मिस्टीरियस ब्रदर क्वान को भी देना चाहता हूँ। ब्रदर क्वान की वजह से हम लोग के ग्रुप में काफी ज्यादा जानें बच गई हैं। तो चलिए अब लोग पार्टी को शुरू करते हैं और वो लोग पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। तभी गाइस ब्लैक फॉक्स सोसाइटी का जो पीछे का मेन गेट होता है वो भड़ाम से ब्लास्ट करता है और उससे तोड़कर एक बंदा काफी ज्यादा कूल सी एंट्री लेता और कहता है क्या हालचाल है, सब बढ़िया ना, जल्दी से चुपचाप बताओ कि ब्रदर क्वान कहाँ पर है। तभी वहां पर एक मोटा बंदा गुस्से में खड़ा होता है और गुस्से में कहता है कि भाई तू है कौन बे और तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे ब्लैक फॉक्स सोसाइटी गेट को तोड़ने की और थोड़ा सा अटैक करने के लिए आके बढ़ने लगता है। लेकिन सामने वाला बंदा एक के अटैक करता है, एक के अटैक में वो जो मोटा सा बंदा होता है वो नॉकआउट हो जाता है। तभी गाइस जो ब्लैक फॉक्स सोसाइटी का शांघी होता है, गाइस इस बंदे का नाम शांघी होता है, वह तुरंत अपने सभी बंदों को ऑर्डर देता है कि जाओ इस पर अटैक करो। इसी के साथ ब्लैक फॉक्स सोसाइटी के सभी बंदे उस सामने वाले बंदे पर अटैक करते हैं, लेकिन वो बंदा उन्हें काफी ज्यादा इसलिए डिफीट कर देता है धाए धाए। तभी वहां पर जो ब्रदर फैंग होता है वो लड़ने की पोजीशन में आ जाता है और सामने वाले बंदे से पूछता है कि आखिर तू है कौन है। तो वहां पर वो जो बंदा होता है वह कहता है मैं वांग फैमिली से वांग तियानवो हूँ। तभी गाइस वहां पर जो शांघी होता है वह कहता है तू कोई भी हो, तू हमारे मेंशन में ऐसे हमारे लोगों को मार नहीं सकता, सीधे उस पर अटैक करता है। लेकिन वहां पर जो वांग तियानवो होता है वो काफी ज्यादा इजिली उसे भी डिफीट कर पीछे ढकेल देता है
और इसी के साथ वह सीधे ब्रदर फैंग पर अटैक करता है। ब्रदर फैंग और वांग तियानवो के बीच में काफी ज्यादा गाइस आइकॉनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है। बट वहां पर जो वांग तियानवो होता है वो काफी ज्यादा इजीली ब्रदर फैंग को डिफीट कर देता है और सीधे उस पर लात रखते हुए कहता है, तू है ब्लैक फॉक्स सोसाइटी का लीडर यार, मैंने सोचा था तू काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, तुझसे लड़ने में मजा आएगा, बट तू तो काफी ज्यादा इजीली डिफीट हो गया। और उसे धमकाते हुए बोलता है कि मैं तुझे 1 घंटा देता हूँ, जल्दी से यहाँ पर क्वान को बुला, अगर 1 घंटे के अंदर यहाँ पर क्वान नहीं आया तो मैं इस पूरे ब्लैक फॉक्स सोसाइटी को ही डिस्ट्रॉय कर रख दूंगा। बट वहां पर जो ब्रदर फैंग होते हैं वो सीधे मना कर देते हैं कि भाई मैं ब्रदर क्वान को यहाँ पर कभी भी नहीं बुलाऊंगा। बट गाइस वहां पर जो शांगी होता है वह कहता है, वांग तियानो प्लीज यार हमारे लीडर हमारे ग्रुप को छोड़ दे। तो वहां पर जो वांग तियानो होता है वह कहता है तो जल्दी से 1 घंटे के अंदर यहाँ पर क्वान को बुलाओ वरना मैं आज यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो वहां पर कहता रुक भाई रुक, मेरे पास एक तरीका है, मैं ब्रदर क्वान को बुला सकता, भाई रुक तो रुक। बट वहां पर जो ब्रदर फैंग होते हैं वह कहते हैं नहीं शांगी। बट वहां पर जो शांगी होता है वो तुरंत अपने पास से एक अजीब सा तालिस्मान निकाल और तुरंत उस तालिस्मान को एक्टिवेट करते हुए उस पर मैसेज लिखता और कहता ब्रदर फैंग मुझे माफ कर दीजिए। और तुरंत वहां पर वो जो तालिस्मान होता है बीस्ट का फॉर्म लेता है और सीधे ही हमारे मेन कैरेक्टर की मेंशन की तरफ निकल जाता है। और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर शीमू के मेंशन को दिखाया जाता है, जहां पर जो शीमू होता है वो कमरे के अंदर बैठा होता है और अपने पास जितने भी हॉप शॉप थे उन सभी को देख रहा होता है और कहता भाई मेरे पास जितने भी इस समय रिसोर्सेस है ना उनका यूज करते मैं आयरन फोर्स बॉडी टेम्परिंग मार्शल आर्ट को नहीं सीख सकता, मुझे और भी रिसोर्सेस चाहिए। फिर उसे याद आता है कि उसके पास जोंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक भी है, उसके अंदर कुछ मिलता है क्या। और वो वहां से उस टेक्निक का स्क्रोल निकालता है। गाइस उस टेक्निक होती है ड्यूअल कल्टीवेशन टेक्निक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ड्यूअल कल्टीवेशन टेक्निक है। गाइस सब समझ चुके होंगे डुओ कल्टीवेशन में क्या किया जाता है, बट हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा नादान था कि वो समझ ही नहीं पा रहा होता है। जब वह उस टेक्निक को पढ़ता है तो उसे पता चलता है इस टेक्निक को सीखने के लिए और अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए किसी तरह की हाई लेवल की मेडिसिन है या और रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल उसे एक लड़की चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि भाई लड़की चाहिए, बट किस तरह से ड्यू कल्टीवेशन किया जाता है, इसमें जो भी प्रोसेस लिखा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ टाइम तक शीमू उस टेक्निक को पढ़ता है, उसे समझ में नहीं आता और वहां पर शीमू भी कहता भाग यार इसके अंदर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, चलो मैं एक बार अपने अकेडमी में जाता हूँ टीचर से पूछ लेता हूँ। बट नहीं ये टीचर से पूछना अच्छा नहीं रहेगा कि भाई मेरे को लड़की उड़की चाहिए, इसलिए वो डिसाइड करता है आयरन फोर्स बॉडी टेम्परिंग मार्शल आर्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं और फिर जाकर उन्हीं टेक्निक्स में टेक्निक ढूंढता है, जहां पर उसे टेक्निक मिलती है जिसमें गोल्डन हेयर रैट को कंट्रोल करने की टेक्निक होती है। और उसमें ये भी लिखा होता है कि अगर तुम गोल्डन हेयर रैट को ढूंढ लेते हो ना तो तुम इस चूहे की मदद से काफी ज्यादा इजिली हाई लेवल की मेडिसिन को ढूंढ सकते हो। तो हमारा जो शीमू होता है वो कहता भाई मैं इस चूहे को जानता हूँ, इस एरिया में कहाँ दिखता है, चलो एक बार ट्राई करता हूँ, अगर ये मेरे को मिल जाता है तो मेरे को मेडिसिन ढूंढने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी और मैं काफी ज्यादा इजिली हाई लेवल की हर्ब्स को भी इकट्ठा कर पाऊंगा। फिर यहाँ पर शीमू को याद आता है कि उसे यहाँ पर जो डुओ कल्टीवेशन वाली टेक्निक साथ ही साथ ये जो रैट वाली टेक्निक मिली है ये जोंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है जो उसे जीहू ने दिया था और उसे जीहू की याद भी आती है और वो सोचता है पता नहीं वो फैमिली में जीहू कैसी होगी। तभी गाइस उसके कमरे में चमगादड़ आता है और चमगादड़ फिर एक मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैसेज सांगी का था जिसमें उसने हेल्प और सारी चीजें हमारे मेन कैरेक्टर को बता दिया था। और इसी के साथ गाइस फिर से हमें ब्लैक फॉक्स सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वान तियानवो बैठा होता है और वो वहां पर ड्रिंक कर रहा होता है और फिर उस ड्रिंक वाले बर्तन को तोड़ करता है, लो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है, क्वान कहाँ पर है, क्या तुमने सच में संदेश भेजा था? नहीं। वहां पर शांगी कहता है वांग तियानवो ब्रदर यहाँ पर क्वान ब्रदर को मैसेज मिल चुका होगा, प्लीज थोड़ा सा और वेट करिए, यहाँ पर क्वान ब्रदर आते ही होंगे। यहाँ पर जो वांग तियानवो होता है वह कहता है मुझे यहाँ पर उल्लू समझा क्या। बट गाइस यहाँ पर शांगी को एक अच्छा सा मौका मिल जाता है और तुरंत अपने चाकू को निकालकर वांग तियानो पर अटैक करता है, लेकिन वांग तियानो डॉज कर उसके अटैक को काफी ज्यादा इसलिए अपने हाथ से पकड़ लेता और कहता है मेरे को यहाँ पर बेवकूफ समझते और सीधे उसके हाथ को तोड़ देता है। तभी गैस यहाँ पर फैंग को एक अच्छा सा मौका मिल जाता है और सीधे वांग तियानो पर अटैक करता है। वांग तियानो तुरंत सांगी को लात मारकर पीछे ढकेलता है, तुरंत ब्रदर फैंग के अटैक को रोकता है और ब्रदर फैंग को भी पीछे ढकेलता है और गुस्से में कहता है तुम लोग का बहुत हो चुका है, अब तुम मरना डिजर्व करते हो। और एक काफी ज्यादा पावरफुल जानलेवा अटैक है सीधे फैंग पर करता है। बट गाइस वहां पर क्वान की एंट्री होती है जो सीधे उस पर अटैक कर पीछे कर देता है। और वहां पर जो क्वान होता है वो ब्रदर फैंग से माफी मांगता है कि ब्रदर फैंग थोड़ा सा माफ करना यार, थोड़ा सा लेट हो चुका है। यहाँ पर जो वांग
तियानवो होता वह कहता मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर दम तो है, लड़ने में मजा आएगा। इधर जो हमारा क्वान होता है वह कहता है भाई वांग तियानवो तेरी इतनी बड़ी रेपुटेशन है, तू यंगेस्ट जनरेशन के यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर, तू यहाँ पर छोटे गैंग्स पर अटैक कर रहा है। तो वहां पर जो वांग तियानवो होता है वह कहता भाई मुझसे तुझसे लड़ना था और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था तुझसे कांटेक्ट करने का, इसलिए ये सब तो चलता ही रहता है। आ जाओ मेरी स्पीयर का स्वाद चको और सीधे उस पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ गाइस दोनों के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल होती है, जहां पर वांग तियानवो अपनी स्पीयर से लगातार हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक किया जा रहा है, बट वहां पर जो क्वान होता है वो उसके अटैक को काफी ज्यादा इसलिए डॉज कर रहा होता है। और इसी के साथ गाइस वहां पर जो क्वान होता है वो सीधे ही वांग तियानवो को पीछे ढकेल देता है। वहां पर जो वांग तियानवो होता है तुरंत आसमान में उठता है और ब्लेजिंग स्पीयर टेक्निक का यूज करते हुए सीधे क्वान पर अटैक करता है। वहां पर जो क्वान होता है वो स्टोन ब्रेकिंग फिश टेक्निक का यूज करते हुए सीधे ही उससे पंच टकराता है, दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं। वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें दोनों के दोनों ही पीछे चले जाते हैं। अब यहाँ पर वांग तियानवो को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा और सीधे ही क्वान पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्पीयर से अटैक, बट वहां पर जो क्वान होता है वो स्पीयर के डायरेक्ट हिट को अपने सीने पर लेता है और वहां पर धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके स्पीयर को डायरेक्ट अपने सीने पर लिया होता है। वांग तियानवो का स्पीयर हमारे मेन कैरेक्टर के सीने में जा ही नहीं पा रहा होता है। इस बात से यहाँ पर वांग तियानवो भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वह गुस्से में फिर से क्वान पर अटैक करता है, बट वहां पर जो क्वान होता है उसके हर अटैक को काफी ज्यादा इसलिए डॉज कर रहा होता है। इधर क्वान है हमारे मेन कैरेक्टर को एक भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा होता है और क्वान एक फिश अटैक करता है जिससे वांग तियानवो अपने स्पीयर से रुकता है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर क्वान बोलता है कि भाई तू मेरे को कभी नहीं हरा पाएगा। इस बात को सुनने के बाद वांग तियानवो कहता है कैसे तू नहीं हारेगा और सीधे उसको पीछे ढकेलता है आसमान से एक काफी ज्यादा पावरफुल स्पीयर अटैक कर, बट इधर जो क्वान होता है वो सीधे उसके स्पीयर के अटैक को ही पकड़ लेता है। इस बात से यहाँ पर वांग तियानवो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके स्पीयर को गोल से नचाकर छीन लेता है और तुरंत पीछे ढकेल लेता है और उस पर फिस्ट से अटैक करता है जिसे वांग तियानवो डॉज करने लगा और डॉज करते हुए सोचता है कि भाई इसका जो फिस्ट अटैक है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर मेरे को एक भी लग गया तो मैं काफी ज्यादा बुरी तरह से डैमेज हो जाऊंगा और मैं अभी इसे नहीं हरा सकता। इसलिए वो तुरंत बस बचाते फिर से छत पर चला जाता और कहता भाई बाद में लड़ेंगे, तू काफी ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए मैं पहले जाऊंगा और फिर स्ट्रांग बनकर वापस आऊंगा। और फिर अपने पास से कुछ पैसे निकालता है, ब्लैक फॉक्स सोसाइटी के लोगों को देख लेता है कि भाई तुम लोग का जो नुकसान हुआ है यह उसकी भरपाई है। और इधर ब्लैक फॉक्स सोसाइटी के लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई पैसे भी मिल गए और इधर जो हमारे क्वान ब्रदर है सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और इधर जो गाइस हमारा मेन कैरेक्टर क्वान होता है, गाइस क्वान कोई और नहीं बल्कि शिमू है। तो वहां पर शिमू भी सोचता है कि अगर मैंने आयरन फॉर्जी बॉडी टेम्परिंग मार्शल आर्ट टेक्निक के कुछ पार्ट्स को नहीं सीखा होता तो आज इस बंदे को हराने में मुझे काफी ज्यादा मुसीबत होती है। मुझे अभी भी अपने सीने में दर्द हो रहा है, भाई ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग था इसलिए मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। और इसी के साथ गाइस हमें ऊ फैमिली का सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर जो जीहू होती है वो ऊ फैमिली के हेड से मिलने आई होती है। तो ऊ फैमिली के हेड भी बोलता है अरे जीहू तुम यहाँ पर क्यों आओ बैठो। तो वहां पर जो जीहू होते हैं वह कहते हैं मैं थोड़ा सा शादी के बारे में बात करने आई हूँ। दरअसल आप भी जानते हैं हमारी जो सॉन्ग फैमिली वो काफी ज्यादा परेशानियों से गुजर रही थी और फिर मेरे फादर मेरे को यादर लेकर आ रहे थे शादी की बात करने के लिए और फिर ये सारी घटनाएं अगर मेरे फादर की भी जान चली गई और मेरे फादर ने जो दहेज लाया था वो भी आपको नहीं मिल सकता, तो प्लीज अगर आप चाहें तो शादी कैंसिल कर सकते हैं, मेरे को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। तो वहाँ पर जो फैमिली का हेड होता है वह कहता अरे बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो, हमें तुम्हारी दहेज की लालच थोड़ी ना थी और तुम इतनी अच्छी लड़की हो जिससे तुम्हारी शादी होगी वो भाग्यशाली होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी मेरे बेटे के साथ ही होगी इसलिए ज्यादा चिंता मत करो और तुम आराम से रहो। तो वहाँ पर जो जीव होते वह कहते थैंक यू अंकल और इसी के साथ वो वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ वो फैमिली का यंग मास्टर आता है और कहता है फादर आप मेरी शादी इस बकलोल लड़की के साथ क्यों करवा रहे हैं, मुझे लड़की भी थोड़ी भी पसंद नहीं है। तो गाइस इधर जो फैमिली का हेड होता है वह अरे बेटा इसके फादर ने थोड़ा सा मुझ पर एहसान वहसान कर दिया था और मुझे पता चला था कि इनके सॉन्ग फैमिली में काफी ज्यादा हाई लेवल की सीक्रेट टेक्निक है और मेरे को वही सारी चीजें चाहिए थी और इसका बाप लेकर आ रहा था वो सीक्रेट टेक्निक, पर रास्ते में शीमू मिल गया और ये सारी घटनाएं होगी और शीमू को उस टेक्निक पास कर दी। यंग मास्टर बोलता है कि फादर तो क्या आप मेरी शादी इसके साथ करवाने आपका कोई प्लान है। तो उसका बाप भी बोलता हाँ मेरा प्लान है ना, देखो शादी तो होगी बट मंडप में तुम नहीं रहोगे। और इसी के साथ गाइस में आज सीन शिफ्ट किया जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर शिमू को दिखाया जाता है जो अभी भी क्वान के भेष में होता है और रास्ते में जाते सोच रहा होता है कि भाई उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, इसके लिए उसे रिसोर्सेस किसी भी हालत में जुटाने होंगे। तभी अचानक से उसके सामने जिन फैमिली का एक एल्डर आ जाता है और कहता भाई आजकल तुम्हारे काफी ज्यादा चर्चे मैंने सुने हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे इग्नोर करके जाने की कोशिश करता है। तो एल्डर बोलता है क्या तुम अब अपने जिन फैमिली के एल्डर्स को भी ग्रीट नहीं करोगे और
आखिर तुम ये सब कर क्या रहे हो आजकल? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि भाई आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको जानता ही नहीं हो। तो एल्डर्स तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के पास से गुजरता और कहता है तुम शीमू हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत अपनी मास्क को निकालता है और कहता है फिफ्थ अंकल प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए। दरअसल मेरे को टेक्निक्स और कुछ रिसोर्सेज के लिए ये सब करना पड़ा ताकि मैं अपने एक्सपेंसेस को उठा सकूं और मैं जितने भी गुंडा गर्दी वर्दी उधर होता था उनको खत्म कर देता था और इसके बदले जो मैं पैसे मिलता था उससे मैं अपनी कल्टीवेशन रिसोर्सेज को बाय कर अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करता था। तो फिफ्थ अंकल भी बोलता है हो मैं नहीं जान रहा तुम इस समय क्या कर रहे हो, तुम ये सब तो कर ही रहे हो। साथ ही साथ है शिंगवान विलेज में जो तुम्हारी फैमिली थी जिसमें तुम्हारे बचपन के सभी साथी और तुम्हारे अंकल्स को किल कर दिया गया था, तुम उनके कातिलों को अभी भी ढूंढ रहे हो। देखो मैं जानता हूँ बचपन में तुम्हारे साथ काफी ज्यादा गलत हुआ था और मैं उस कातिल को भी ढूंढने में हेल्प कर सकता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारी जिन फैमिली के साथ प्रॉपरली काम करो और जिन फैमिली के साथ ही जुड़ जाओ जिस तरह से तुम्हारे फादर हमारे साथ काम किया करते थे। बट वहां पर जो हमारा शीमू होता है वह कहता अंकल इस ऑफर के लिए धन्यवाद है बट मैं अभी इस आपको कुछ जवाब नहीं दे सकता यार। तो वहां पर जो फिफ्थ अंकल होते हैं वह कहते हैं अरे अरे आराम से तुम अपना टाइम लो प्रॉपरली और पूरा सोचकर मेरे को बताना। और इसी के साथ वो वहां से चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कुछ लोग इन लोगों पर नजर रख रहे होते हैं। इसी के साथ गए हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें इस फिफ्थ अंकल का सीन दिखाया जाता है जो अपने बेटे जियान को टेक्निक्स सिखा रहे होते हैं और उनके बेटे के आसपास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और घूम रहा होता है और तुरंत वो जो फिफ्थ अंकल होते हैं अपनी पावर्स के यूज करते हैं अपनी बेटे की कल्टीवेशन में हेल्प करते हैं। उसके बेटे को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और कहता पापा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। उसका बाप भी बोलता है कि भाई अगर तुझसे ये नहीं हुआ ना तो भाई तोड़ कर रख दूंगा। नेगेटिव चीजों को अपने दिमाग से हटा और क्यूआई को सेंस करने की कोशिश कर और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवा निकलती है और आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा का ब्लास्ट होता है। आसपास काफी ज्यादा भयानक ऑरा रिलीज होता है फिर सारा ऑरा शांत हो जाता है और इधर जो जियान होता है वो अपना लेवल अप या जो भी करने में फेल हो जाता है जिस बात से इधर फिफ्थ अंकल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता बेटे मैंने तुझसे इस साल भी क्यूआई स्पिरिट पिल इतनी ज्यादा हाई लेवल की पिल ला कर दे रहा हूँ और तुझसे लेवल अप नहीं किया जा रहा भाई, तू इतना ज्यादा नल्ला कल्टीवेशन में कैसे हो सकता है। उधर शीमू को देख उसको फैमिली से उतने ज्यादा रिसोर्सेस भी नहीं मिलते हैं पर फिर भी वो इधर ग्रुप में ज्वाइन कर मिशन पैसे से जुटाता है और फिर रिसोर्सेस बाय करता है और कल्टीवेशन करता है और तुझसे काफी ज्यादा अच्छा है नालायक मतलब काफी ज्यादा खड़ी खोटी सुनाता है। और हमारे जिन फैमिली के एंसेस्टर भी उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो लोग प्लान बना रहे हैं कि तो 3 बॉर्डर्स का प्रीफेक्चर सीक्रेट्स है वो उसको संभालने के लिए दे दिया जाए। गाइस ये क्या है वो आपको आगे जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर जियान भी पूछता है फादर ये 3 बॉर्डर प्रीफेक्चर्स क्या यार। तो उसका फादर भी बोलता है भाई तू अपना ज्यादा दिमाग मतलब तुझे कभी भी पता नहीं चलेगा, तू पहले अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दे यार। अपने बेटे को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाता है। तभी वहां पर फैमिली का एक कार्ड आता है और कहता है एल्डर दरअसल यहाँ पर जो जियान है ना उनको बुलाने के लिए यहाँ पर ऊ फैमिली का जो यंग मास्टर है ऊ हुआ गाइस वो जो ऊ ने जो शादी वादी तोड़ने का प्लान बना रहा है वही हुआ है तो उसका नाम है गाइस हुआ, तो वही इसको बुलाने के लिए आया होता है। इस बात से यहाँ पर जियान का फादर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता भाई तू उस नल्ले हरामी बेरोजगार मतलब भाई तू उसका साथ क्यों करता है, अगर तुझे साथ ही करना है ना तो वांग तियानवो का साथ कर भाई, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है उतना ज्यादा बढ़िया है, उसके साथ रहेगा तू कुछ टेक्निक सीख जाता है। इस नल्ले का साथ रहता है भाई, इसको देख कर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बट वो फिर अपनी बेटी को देखता है जो एकदम सर झुकाए हुए था, कहता ठीक है भाई जाकर उससे मिल ले नालायक से। इधर जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और हमें बाहर का सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो उआ होता है वो जियान का इंतजार कर रहा होता है और जियान भी उसके पास आता है, थोड़ा सा उदास होता है। तो उआ भी कहता है कि भाई जियान क्या हाल चाल है, तो इतना ज्यादा उदास क्यों लग रहा है। तो वहां पर जियान भी गुस्से में कहता है कि भाई क्या ही बताऊं, उस शीमू की वजह से आज मुझे फिर से डांट सुननी पड़ी। मेरे फादर ने कहा कि भाई तू जीवन में कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, उधर देख शीमू क्या कर रहा है, उसकी कल्टीवेशन कितनी अच्छी खासी है और तू इधर ये नहीं कर पा रहा वो पर भाई मुझे शीमू पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, उसकी वजह से मैं हमेशा अपने फादर से डांट सुनता हूँ। तो यहाँ पर जो उआ होता है वह कहता है यार तेरे फादर जो है ना वो शीमू को कुछ ज्यादा ही समझते हैं, वो गलियों लियों में घूमते रहते हैं, कुछ छोटा मोटा काम मिलकर पैसे से कमाता है, फिर टेक्निक नहीं करते हैं, कल्टीवेशन सीखता रहता है। अगर हम उससे बढ़िया से फाइट वाइट करें ना तो उसको तोड़ कर रख देंगे। तेरे फादर वैसे उसको काफी ज्यादा कूल समझते हैं और वैसे चल थोड़ा सा शीमू को सबक सिखाते हैं, तो क्या तैयार है ना। तो गाइस फिर हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर शीमू या अकवान भी बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर गाइस शीमू ही बोलूंगा, जो गाइस वहाँ पर शॉट के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि भाई मुझे आगे लेवल अप करने के लिए रिसोर्सेस चाहिए
स्पेशली क्यूआई स्पिरिट पिल चाहिए जो मेरा लेवल अप करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। गाइस ये वही पिल है जिसको जियान के फादर ने उसको दिया था और वो कल्टीवेशन करने में फेल हो गया था। हमारा मेन कैरेक्टर प्रैक्टिस करते हुए भी सोचता है कि भाई 4 हॉल कंपटीशन आने वाला है। सीमू जिस शॉट के साथ प्रैक्टिस कर रहा है उसके अंदर एक खास प्रकार की ब्लेड भी होती है। वहां पर जो शीमू होता है वो सामने का अटैक करता है और पेड़ को काट कर रख देता है। वहां पर जो शीमू होता है वो अपनी शॉट करो तभी वहां पर फैंग भी आ जाते हैं और कहते हैं भाई क्वान तुमने कमाल कर दिया, क्या ही स्किल है तुम्हारी। तो हमारा जो क्वान होता है वह कहता है कि भाई जो तुमने शॉट दिया है मून ब्लेड है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, इसी की वजह से मेरी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तभी वहां पर शांगी बोलता है हाँ भाई खास तो होगी, क्योंकि इसके अंदर लीडर फैंग ने 500 स्पिरिचुअल स्टोन एक्स्ट्रा लगाकर इसको और भी ज्यादा खास बनाया है। तो वहां पर जो फैंग होता है वह कहता है शांगी मैंने कहा था नहीं ये सब बातें यहाँ पर नहीं बोलनी थी, और उसे थोड़ा सा डांटता भी है। बट गाइस हमारा जो मेन कैरेक्टर क्वान होता है वो तुरंत पैसे निकालता और कहता है ब्रदर फैंग ये लीजिए जो एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं। बट ब्रदर फैंग उसे मना करता है, बट हमारा मेन कैरेक्टर उसे जबरदस्ती देता है भाई आपने यहाँ पर खर्चे किए, मैं नहीं चाहता कि किसी का मेरे ऊपर एहसान हो। तो वहां पर फैंग भी कहता है भाई अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए ना बस बता दीजिएगा। तो हमारा जो क्वान होता है वो कहता हाँ मेरे को एक टेक्निक से रिलेटेड तुमसे हेल्प चाहिए थी। दरअसल मैंने एक टेक्निक को पढ़ा था जिसमें ड्यूओ कल्टीवेशन के बारे में लिखा हुआ था, मेरे को डुओ कल्टीवेशन के बारे में पता नहीं है, क्या तुम बता सकते हो। तो वो दोनों भी शर्मा जाते हैं कि भाई डुओ कल्टीवेशन। तो वहां पर जो शांगी होता है वह कहता भाई आपने ये टेक्निक कहाँ पाली और उसमें लिखा क्या था। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है वह कहता वो एक सीक्रेट टेक्निक थी, वो कहीं से मेरे को मिल गई थी, उसमें लड़की वड़की को लाना था, पता नहीं उसमें क्या लिखा था मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो वहां पर वो दोनों भी हंसने लगते हैं और फिर वहां पर जो ब्रदर फैंग होता है वो क्वान से बोलता है भाई ये सारी चीजें ना आप समय के साथ सीख जाएंगे, जब आपको एक बढ़िया सी लड़की मिल जाएगी ना जिससे आप सच में प्यार करते हो तब आप उसके साथ जब डुओ कल्टीवेशन करेंगे तो आपकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो अभी इन सारी बातों से आप ध्यान हटाइए। और वैसे एक चीज और मैटर करती है कि जो लड़की की कल्टीवेशन है वो भी लमसम आसपास है, लड़की भी आपसे काफी ज्यादा टैलेंटेड होनी चाहिए। तो हमारा जो कान होता वह कहता भाई मेरे एकेडमी में कोई भी लड़की मुझसे टैलेंटेड नहीं है, मैंने सभी को तोड़ ताड़ दिया है। तभी वहां पर शांघाई बताने वाला था कि भाई डुओ कल्टीवेशन में क्या होता है, बट उसे फैंग रोक देता और कहता भाई आप इन बातों पर ज्यादा ध्यान न दीजिए, जब समय आएगा ना तो सारी चीज आपको खुद पता चल जाएगी। तो वहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर क्वान होता है वह कहता है तो ठीक है भाई आपकी बातों के लिए धन्यवाद, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और बाय बोलकर उन्हें वहां से चला जाता है। और इसी के साथ गैस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें रात में जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर शीमू होता है उसने गोल्डन हेयर रैट को पकड़ने के लिए एकदम जंगल में ट्रैप्स बिछाए होते हैं और सारी उसने रिसर्च कर ली होती है कि भाई गोल्डन हेयर रैट कब और कहाँ उसे देखने को मिलेगा, इसलिए उसने सारे ट्रैप्स भी सेटअप कर दिए। अब बस उस गोल्डन हेयर रैट्स की निकलने की बारी होती है और इसी के साथ हमें एक ट्रैप का सीन दिखाया जाता है। ट्रैप के अंदर से एक धुआं निकल रहा होता है, गाइस एक धुआं उस गोल्डन हेयर रैट्स को लुभाने के लिए होता है। और इसी के साथ हमें एक चीज को दिखाया जाती है जो काफी ज्यादा तेजी के साथ उधर ही बड़ी होती है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वह कहता है लगता है वो आ चुका है। और इसी के साथ हमें काफी ज्यादा क्यूट से गोल्डन हेयर रैट को दिखाया जाता है जो ट्रैप के पास पहुंच चुका होता है और वहां से धुआं निकल ही रहा होता है। और जैसे वो सूंघते सूंघते आगे बढ़ता है तुरंत ट्रैप के अंदर वो गिर जाता है और जो ट्रैप का ढक्कन होता है वो बंद ही हो रहा होता है। बट अचानक से वो जो चूहा होता है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ बाहर निकल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जाल भी फेंकता है बट उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है। इधर जो शीमू होता है वो जाल को एक्टिवेट करता है और कई सारे जाल चूहे पर गिरते हैं, बट चूहे की स्पीड सच में गाइस काफी ज्यादा तेज होती है, एक भी ट्रैप चूहे को पकड़ नहीं पा रहा होता है। बट गाइस वहां पर जो चूहा होता है वो बसते बसते सारे ट्रैप्स को पार तो कर जाता है बट एक ट्रैप में फंस जाता है। हमारी मेन कैरेक्टर ने रास्ते में ना चिपचिपा मटेरियल लगाया होता है जिसमें वो जो चूहा होता है वो जाकर फंस चुका होता है, जिसकी वजह से वो छूट नहीं पा रहा होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे आ जाता है बट जैसे वो चूहे के पास पहुंच पाता अचानक से आसमान से उस पर अटैक होता है जिससे वो बाल बाल डॉज कर लेता है। वहां पर जो शीमू होता है वो कहता कौन है। और इसी के साथ गाइस वहां पर हमें एपिसोड फर्स्ट वाले बंदी को दिखाया जाता है जिसने शीमू की फैमिली को खत्म किया था। और वो जो बंदा होता है वो उस चूहे को पकड़ लेता है और कहता है ये गोल्डन हेयर रैट सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और फिर अपनी पावर्स का यूज करते हुए चूहे को अपने पास रख लेता है और फिर वो वहां से जाने लगता है। इधर शीमू को ये सारी घटनाएं याद आ रही होती है और शीमू को सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शीमू इसी बंदे को काफी दिनों से ढूंढ रहा था। शीमू तो अपने शॉट निकाल लेता और कहता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और उस पर एक अटैक करता, बट वो बंदा शीमू के अटैक को काफी ज्यादा इसलिए रोक लेता है। और इसी के साथ जो शीमू होता है अपनी शॉट के साथ
लगातार धाए 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 उस बंदे पर अटैक करता है, बट वो बंदा उसके अटैक को काफी ज्यादा इसलिए रोक ले रहा होता है। और कुछ देर शीमू के अटैक्स को रोकने के बाद वो शीमू के शॉट को पकड़ लेता है और शीमू के शॉट पर ही काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से शीमू एकदम पीछे तोड़ता उड़ता हुआ पीछे घसटता हो जाता है। और शीमू भी कहता भाई ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो मास्क मैन शीमू को इग्नोर कर कर वहां से जाने लगता है, बट वहां पर जो शीमू होता है वो तुरंत उसके पीछे आता है और विंड स्ट्राइक 6 फॉर्म है अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश मारता है। और वहां पर जो शीमू होता है वो सोचता है कि शायद उसने बंदे को खत्म कर दिया, और वो मास्क मैन तुरंत शीमू पर एक जानलेवा अटैक करता है। बट वहां पर जो शीमू होता है वो किसी तरह उसके अटैक को अपनी शॉट से रोकता है, और इसी के साथ जो शीमू के अंदर वो जो गोलचक्री होती है वो जाकर सीधे ही उस मास्क मैन के टोपी को डैमेज कर देती है और शीमू तुरंत पीछे हट जाता है। अब इधर मास्क मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसकी गुस्से की वजह से आसपास की पूरी जमीन ही फ्रीज होने लगती है। शीमू भी फ्रीज हो चुका होता है, शीमू हिल भी नहीं पा रहा होता है, और वो मास्क मैन कहता बहुत हो चुका, और शीमू की तरफ अपनी शॉट निकालकर बढ़ने लगता है और कहता है तू आज मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है, और सीधे ही शीमू को जान से मारने के लिए तो उसकी तरफ अटैक करता है। बट वह शीमू के पास पहुंच पाता, अचानक से आसमान में अटैक होता है जिसकी वजह से वो मास्क मैन पीछे चला जाता है और ऊपर देखता है कि कौन है। और इसी के साथ गैस आसमान में हमें काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सी लड़की को दिखाया जाता है, और वो लड़की भी बोलती है ओहो मास्क मैन तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हो और एक छोटी सी लड़की के साथ फाइट कर रहे हो, हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो ना। वहां पर जो मास्क मैन होता है वो भी अपने सामने वाली स्ट्रॉन्ग लड़की को देखता है और कहता है देखो जो यूनर की जान गई है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं यार, मुझे झूठे इल्जाम में मत फंसाओ। तो गाइस हमें इस लड़की का नाम पता चलता है, इस लड़की का नाम होता है जिमिन है। वहां पर जो जिमिन होती है वह कहती है तुमने जिस तरह से यूनर को मारा ना उसी तरह से मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगी, और एक काफी ज्यादा पावरफुल विंड वाला अटैक, जिससे बचने के लिए वहां पर जो मास्क मैन होता है वो तुरंत अपने सामने एक आइस की शील्ड क्रिएट करता है। बट ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से पूरा आइस शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट गाइस वहां पर मास्क मैन को कुछ नहीं हुआ था, वो तुरंत आसमान में जाता है और एक बड़ी सी आइस फॉर्मेशन का निर्माण करता है, और उस आइस फॉर्मेशन से कई सारे बड़े बड़े आइस के अटैक सीधे ही जिमिन की तरफ बढ़ते हैं। बट वहां पर जो जिमिन होती है वो काफी ज्यादा इजिली उन अटैक्स को डॉज कर लेती है और सीधे सभी अटैक्स को जॉट करते हुए सीधे उस मास्क मैन के पास पहुंचते और उस पर अटैक कर सीधे उसको पीछे ढकेल देती है, और दोनों के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जो शीमू होता है वो इन दोनों कल्टिवेटर्स की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और कहता है ये होता है एक ट्रू कल्टिवेटर की पावर। और फिर गाइस हमें जिमिन और मास्क मैन की काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है। बट गाइस वहां पर जो जिमिन होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग अटैक कर सीधे ही मास्क मैन को पीछे ढकेल देती है। बट गाइस वहां पर जो मास्क मैन होता है वो अपने आप को किस तरह से शांत करता है, फिर एक काफी ज्यादा पावरफुल जानलेवा अटैक है सीधे जिमिन पर करता है। बट वहां पर जो जिमिन होती है वो उस अटैक को डॉज कर लेती है, और वहां पर जितने भी बैम्बूस होते हैं वो सारे बैम्बूस से कट जाते हैं। वहां पर जो मास्क मैन होता है वो तुरंत अपनी आइस की पावर्स को यूज करते सारे बैम्बूस को फ्रीज कर देता है, और तुरंत आसमान में जिमिन पर उन बैम्बूस को कंट्रोल करते हुए अटैक करता है। बट वहां पर जिमिन होती है वह उन सभी बैम्बूस के अटैक को काफी ज्यादा स्पीड के साथ डॉज करती है और आसमान में एक बड़ी सी फॉर्मेशन का निर्माण करते हुए कई सारे अटैक्स मास्क मैन पर करती है। बट वहां पर जो मास्क मैन होता है वह उन सभी अटैक्स को डॉज करते हुए पीछे हट जाता है और फिर अपनी शॉट को जमीन में गाड़ता और अपनी एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करते हुए काफी ज्यादा बड़ा एक आइस का अटैक करता है, काफी ज्यादा बड़ा शाइक सीधे इस जमीन की तरफ बढ़ता है। बट वहां पर जमीन होती है वो तुरंत अपने सीक्रेट आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल सीक्रेट आर्टिफैक्ट्स का यूज करते हैं, और सीक्रेट आर्टिफैक्ट से काफी ज्यादा अजीब से धागे निकलते हैं जो सीधे जाकर उस बड़े से जो आइस का पत्थर बना था उसको लपेट लेते हैं, और वहां पर जमीन उस बड़े से आइस को तोड़ कर रख देती है। और इसी के साथ मास्क मैन और ये जमीन दोनों एक दूसरे के साथ फिर से काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल करना शुरू कर देते हैं। और बैटल के बीच मास्क मैन बोलता है ये तो प्रोफाउंड आइस रूलर है, हेवनली इंसेट का आर्टिफैक्ट है, ये तुम्हारे पास कैसे हो सकता है। वहां पर जो जिमिन होती है वह कहती है चल पहले मर जाओ, उसके बाद नर्क में जाकर पता कर लेना कि ये आर्टिफैक्ट मेरे पास कैसे आया। और इसी के साथ दोनों फिर से काफी ज्यादा जानलेवा बैटल शुरू कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई ये लड़की क्या ही चीज है यार। और इसी के साथ गैस में मास्क मैन को दिखाया जाता है जिसके पास से वो गोल्डन हेयर रेड्स निकल जाता है और तुरंत जिमिन के पास चला जाता है। वहां पर जो मास्क मैन होता है वह कहता है धत तेरी की मुझे यहाँ से निकलना होगा, लड़की काफी ज्यादा हाई लेवल का आर्टिफैक्ट है और उसकी भी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। तुरंत उसकी नजर हमारे मेन कैरेक्टर शिमू पर पड़ती है और तुरंत शिमू के पास जाता है, शिमू को पकड़कर पीछे डाल खेल देता है। वहां पर जो जिमिन होती है वो हमारे शिमू को बचाती है और यहाँ पर एक काफी ज्यादा कूल सा सीन क्रिएट होता है। और इसी के साथ
वो जो लड़की होती है वो इधर उधर देखती है और कहती है धत तेरी की, वो जो बंदा था वो यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो गया, बट देखती हूँ कब तक वो बचकर मुझसे भाग पाता है। और फिर वो गोल्डन हेयर रैट को अपने पास लेती है और गोल्डन हेयर रैट भी इस लड़की के पास काफी ज्यादा खुश होता है। और इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर शिमू होता है वो उस लड़की की खूबसूरती में खोया ही होता है। तो वहाँ पर जो जिमिन होती है वह कहती है बे घूर क्या रहा है बे। तो हमारा मेन कैरेक्टर अरे मैं आपको घूर नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मेरी जान बचा ली। तो वहाँ पर जो जिमिन होती है वह कहती है ठीक है, और फिर से वहाँ से मुड़कर जाने लगती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे रुकिए। तो वहाँ पर जो जिमिन होती है वह कहती है अब क्या है, और फिर वो अपने पास गोल्डन हेयर रैट को देखती है और कहती है अच्छा तुमने गोल्डन हेयर रैट को पकड़ा था तो तुम उसे इतनी आसानी से दोगे नहीं, तो क्या तुम इसे के बदले कुछ कंपनसेशन मतलब पैसे उसे लेना चाहते हो क्या। तो वहाँ पर जो शिमू होता है वह कहता है नहीं नहीं नहीं, आपने मेरी जान बचाई है तो आप गोल्डन हेयर रैट को रख सकती हैं। तो वहाँ पर जो जिमिन होती है वो वहाँ से जाने लगती है। तो वहाँ पर फिर शिमू से रोकता है, कहता आपकी जो टेक्निक्स थी वो सच में काफी ज्यादा कमाल की और आप सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, तो क्या आप मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करना चाहेंगी। तो वहाँ पर जो जिमिन होती है वह कहती है क्या बोला डुओ कल्टीवेशन, और सीधे काफी ज्यादा भयानक और रिलीज करते हुए कहते तू मुझसे शादी करना चाहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है क्या शादी भी करना पड़ता है डुओ कल्टीवेशन के लिए, और फिर उसे सारी बातें समझ में आती है। और फिर वहाँ पर जो जिमिन होती है वो अपने आप को शांत करते और कहते देखो मैंने यहाँ पर कसम खाई अपने सेट में जब तक मैं कल्टीवेशन के अल्टीमेट रियलम तक नहीं पहुंच जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, और तुम्हारी इतनी ज्यादा छोटी कल्टीवेशन के साथ है तुम मुझे यहाँ पर प्रपोज करने की हिम्मत करे, चलो कोई ना। और फिर वहाँ से जिमिन जाने लगती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर शिमू से फिर से रोकने की कोशिश करता और कहता अरे मेरे आप गलत समझ रहे हैं, बट वहाँ पर जो जिमिन होती है वो अपने पास से अपना बैग निकाल कर दे देते हैं और कहते हैं इसके अंदर बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेस है, मैं तुम्हारे इस गोल्डन हेयर रैट को ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है और मैं इस गोल्डन हेयर रैट को वापस नहीं करूंगी। और फिर वहाँ पर जो शिमू होता है वह कहता है जिमिन मिश्र मैं एक दिन कल्टीवेशन करूंगा और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आपके हेवनली सेक्ट में जरूर आऊंगा, हेवनली इंसेक्ट में। तो वहाँ पर जो जिमिन होती है वो उठते हुए जाते हुए कहती है बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते और फिर लड़की वहाँ से चली जाती है। और फिर कैसे में यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है, हमें मॉर्निंग में शिमू के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। शिमू ने जिमिन द्वारा बैग को दिया, ओपन किया था, उसके अंदर काफी ज्यादा हाई लेवल के रिसोर्सेस थे। इतने सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेस को देखकर वहाँ पर जो शिमू होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है भाई इतने सारी कल्टीवेशन रिसोर्सेस के साथ है मैं बॉडी टेम्परिंग के 11th स्टेज को ब्रेक थ्रू कर 12th स्टेज पर काफी ज्यादा इजिली पहुंच जाऊंगा और फिर कुछ ही टाइम के अंदर मैं इस लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर इनिटिएट वॉरियर रियल में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। तभी गए शिमू के कमरे का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से उसकी बहन जिनीवान आती है और कहती है भैया क्या हालचाल है, आप मेरे साथ शादी में चलोगे क्या, मम्मी ने बोला है वहां पर काफी ज्यादा अच्छे अच्छे लेवल के खाने आएंगे, खाने में मजा ही आ जाएगा। और चलिए गैस करिए, अच्छा बताइए कि शादी कहाँ पर है, अगर आप बता देंगे तो मैं पैसे भी दूंगी। तो वहां पर जो शिमू होता है वह कहता है ओहो मैं बता सकता हूँ, ये तो वो फैमिली की शादी है। इस बात से जिनीवान भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है आप कैसे जानते हैं, मैंने तो आपको बताया ही नहीं। तो वहां पर जो शिमू होता है वह कहता है मेरे को ये भी पता है कि किससे किसकी शादी होने वाली है, वो फैमिली के यंग मास्टर उहुआ की शादी होने वाली है जोंग फैमिली की जीहू के साथ है। इस बात से वहां पर उसकी बहन भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है ये तो काफी ज्यादा अजीब है, बताइए आप कैसे जानते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं जंगल में एक बार मिशन पर थोड़ा सा गया था ना, तो मैं यहाँ पर जोंग फैमिली की जीहू के साथ, तो वहाँ पर जो जिनीवान होती है वह कहती है ओहो आप जोंग फैमिली की जीहू से मिले थे यार, लगता है आपके बीच में काफी ज्यादा खतरनाक कनेक्शन है, तो मुझे उनके लिए काफी ज्यादा स्पेशल गिफ्ट तैयार करना पड़ेगा, तो जल्दी से पैसे लाइए। तो गाइस वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर शिमू होता है वो अपने पास से पैसे निकालकर जिनीवान को दे देता और कहता लो जी जाओ कुछ अच्छा सा गिफ्ट जरूर तैयार कर लेना। और फिर कैसे में यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें जिनीवान को मार्केट में दिखाया जाता है जो गिफ्ट के लिए इधर उधर दुकानों पर गिफ्ट ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर जिनीवान को एक दुकान पसंद आती है और उस दुकान में जाने लगती है। तभी वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है और कहती है अरे मिस जिनीवान आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। गाइस से जो बंदी होती है वो फैमिली की एक नौकरानी होती है। तो वहाँ पर जिनीवान होती है वह कहती है ओहो बताओ तुम्हारा क्या हालचाल है, वैसे तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। तो वहाँ पर वो नौकरानी बताती है कि मैं यहाँ पर शादी में दुल्हन के लिए ज्वेलरीज खरीदने आई थी, थोड़ा सा यंग मास्टर ने कहा था कि जाओ भाई थोड़ा सा खरीदोरी लेकर आओ। तो वहाँ पर जो जिनीवान होती है वह कहती है क्या तुम लोग बाहर से ज्वेलरी खरीद रही हो, ऊपर से तुम खरीदने के लिए आई हो, फैमिली का कोई बड़ा एंसेस्टर आना चाहिए, वैसे तुम्हारी जो वो फैमिली वो इतनी ज्यादा बड़ी है, तुम लोग के पास है बहुत ही बड़ी बड़ी ज्वेलरीज होंगी, विरासतें भी होंगी। तो शादी में जो बड़ी बड़ी ज्वेलरीज होती है वो विरासतों वाला दिया जाता है ना, तुम लोग की यू फैमिली के जो यंग मास्टर उन्हें शर्म नहीं आएगी कि शादी में बाहर से तुम लोग छोटी मोटी ज्वेलरी खरीदोगी, तुम्हारे यंग मास्टर ऊ हुआ को थोड़ा भी शर्म नहीं आएगा क्या। तो वहाँ पर जो नौकरानी होती है वह कहती क्या हमारे
यंग मास्टर ऊ हुआ की शादी नहीं है, बल्कि ऊ जून की शादी है। गाइस ऊ एकदम नाम में एकदम कंफ्यूज, ऊ फैमिली है तो सबके नाम में ऊ लग रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर जिनयुआन कहती क्या तुम्हारी यंग मास्टर ऊ हुआ की शादी है ना। तो वो जो नौकरानी होती है वो जिनयुआन को कोने में लेकर जाती है और कहती है रुकी रुकी मैं आपको थोड़ा सा सीक्रेट बात बताती हूँ, ये बात वो किसी को बताइएगा मत। दरअसल ये जो शादी होने वाली है वो हमारे यंग मास्टर ऊ हुआ की नहीं बल्कि ऊ सुन की शादी होने वाली है। फैमिली हेड ने ये प्लानिंग बनाई है कि भाई वो शादी के बीच में ही दूल्हा बदल देंगे, इसलिए उन लोगों ने मुझे यहाँ पर ज्वेलरी खरीदने के लिए भेजा है। जैसे जिनयुआन ये बातें सुनती है उसका दिमाग हिल जाता है कि भाई यहाँ पर जो जीहू है जिसकी शादी हो रही है वो तो मेरे भाई की बेस्ट फ्रेंड है, और उस लड़की के साथ वो फैमिली वाले इतना ज्यादा गंदा चाल चलने वाले हैं, मुझे जल्द से जल्द सारी बातें अपने ब्रदर शिमू को बताना। तुरंत वहां से भागते हुए कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द ये सारी बातें अपने ब्रदर शिमू को बताना होगा, उनकी दोस्त के साथ धोखा किया जा रहा है।